हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। अभी तक हमने इकोनॉमी के 2 लेक्चर्स कर लिए हैं, जिसमें हमने थोड़े इकोनॉमी के कुछ बेसिक्स के बारे में जाना था एंड साथ ही जो कुछ कॉन्सेप्ट थे, जीडीपी हो गया या उसके साथ जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे, उन सभी सभी को भी हमने अच्छे से समझा था। आप सभी ने भी काफ़ी उनको अप्रिशिएट किया, काफ़ी अच्छे से आप लोग, मैं नोटिस कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हो। तो इसी तरह से जारी रखेंगे, ठीक है। आज हमारा जो थर्ड चैप्टर है ना, दैट इज विद रिगार्ड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। आज हम इसको समझेंगे। ये जो आज का चैप्टर है थोड़ा सा छोटा छोटा चैप्टर है, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं है, ये काफ़ी एक छोटा चैप्टर है। नोटिस करना, ये इंपॉर्टेंस इसकी ज़्यादा मेंस एग्जाम के अंदर है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं बट कम आते हैं, मेंस में हर साल या हर दूसरे साल तो डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसलिए हमें ध्यान से पढ़ना है इस टॉपिक को। छोटा है बट इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इन दोनों के बीच में ना हम फर्क समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, इनके बीच में क्या क्या फर्क है। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और हमारा जो कोशिश आप सभी जानते ही हो, ठीक है। मुझे नीचे कमेंट्स में बताते रहा करो, ठीक है, जब जब आपको लगे कि हाँ जी इकोनॉमी अच्छे से समझ आ रही है। तो यही हमारा एक तरह से कीवर्ड रहेगा, इकोनॉमी इज टेक्निकल बट नॉट टफ, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं, दो वर्ड्स को समझते हैं, डेवलपमेंट और ग्रोथ। ध्यान से समझना, एक वर्ड है ग्रोथ, एक वर्ड है डेवलपमेंट। सर क्या फर्क है दोनों के बीच में? जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था या जो इंडिया की इकोनॉमी है वो 6% से आगे बढ़ रही है। लेट्स से एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप नोटिस करो, यहां पर हम इसको बोलेंगे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ठीक है। पर क्या इससे मुझे ये पता लग रहा है कि एक आम इंसान की जिंदगी के अंदर कुछ इंपैक्ट हुआ या नहीं हुआ? शायद नहीं पता लग रहा। मुझे तो बस इतना पता लग रहा है ना कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है भैया 7% से। तो ये तो हुई ग्रोथ। पर क्या इस ग्रोथ की वजह से एक आम इंसान की जिंदगी बेहतर हुई? क्या उसके पास अच्छी सहूलतें थी? क्या उसको अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ, अच्छे स्किल्स, ये सारी चीजें मिली या नहीं मिली? क्या उसको रोजगार प्राप्त हुआ या नहीं हुआ? ये भी तो इंपॉर्टेंट है जानना। पर जब हमने बात करी कि जीडीपी सिर्फ 7% से ग्रो हो रही है, इसमें तो हमें ये नहीं ना पता लगा कि ये 7% जो ग्रोथ हुई है ये क्यों हुई है। क्या सिर्फ 10 लोग इंडिया में अमीर हुए हैं उस वजह से ग्रोथ हुई है, या फिर इंडिया में जितने भी लोग थे कहीं ना कहीं उनको भी इसका बेनिफिट हुआ है? नहीं पता लग रहा है यहां से। तो जब हम सिर्फ ये बोलते हैं ना कि हमारी जीडीपी इतने परसेंट से ग्रो हुई है या इनकम इतने परसेंट से ग्रो हुई है, ये चीज इस तरह से रफ्तार से बढ़ रही है, तो ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ की। पर जब इस ग्रोथ के अंदर हम बाकी और पैरामीटर्स को भी ऐड कर देते हैं कि उसमें अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन, या जो भी आप चीज़ों को ठीक लगे, मान लो लेट से आप पॉलिटिकल फ्रीडम की बात कर सकते हो, अगर वो आपको अच्छा लगे, तो क्या वो चीज़ मिल रही है नहीं मिल रही? ऐसा नहीं ना होना चाहिए कि लेट से आप चाइना में रह रहे हो और आपको लेट से अच्छी कमाई भी कर रहे हो, पर अगर आपके पास पॉलिटिकल फ्रीडम ही नहीं है, आपके पास बोलने की आज़ादी ही नहीं है, तो क्या आप अपने आप को बोलोगे कि मुझे मेरी डेवलपमेंट हो रही है? शायद नहीं बोलोगे। तो आई बात समझ में, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का फर्क होता है। ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। सर क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? अरे क्वांटिटी समझते हो ना, क्वांटिटी। तो जब मैंने बोला 7% से ग्रोथ हो रही है, ये क्वांटिटी दर्शा रहे हो कि 7% इज अ क्वांटिटी, जिस तरह से आपकी ग्रोथ हो रही है। तो ध्यान क्या रखेंगे, हम ग्रोथ की जब बात करेंगे हम बात करेंगे कि ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। डेवलपमेंट के अंदर पता क्या होता है, आपका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट तो होता ही होता है, उसके अलावा कुछ और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी जुड़ जाते हैं। तो अकेला ये क्वालिटेटिव नहीं बोलूंगा मैं, साथ में क्वांटिटेटिव। कहने का मतलब क्या ना, आप ऐसा समझो, जिनको मैथ समझ आती है थोड़ी बहुत, आप समझने की कोशिश करना। ग्रोथ एक है हमारा छोटा सर्कल, और एक जो बड़ा सर्कल है वो है हमारा क्या, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट भी तो तभी होगी जब आपकी लेट से ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ एक छोटा चीज है कि हमने बताया कि हाँ जीडीपी 7% से ग्रो करी। डेवलपमेंट के अंदर क्या होगा, जीडीपी ग्रो हुई है पर साथ ही साथ उस जीडीपी का जो बेनिफिट था वो सबको मिला है, दैट इज डेवलपमेंट। आई बात समझ में? तो एक बार बस यही पढ़ लेते हैं। ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं आपका आउटपुट और आपकी इनकम बढ़ रही है टाइम के साथ साथ, उसको आपने बोलिया कि हाँ इतनी तेजी से हम ग्रो कर रहे हैं। यहां पर आउटपुट चलो ठीक है, प्लस साथ ही साथ लोगों की जिंदगी के अंदर भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। इंडिया का एग्जांपल ले लो, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर हम बात करते हैं आज़ादी के टाइम से लेकर थोड़े टाइम तक, तो हमें देखने को मिलेगा कि यार उस टाइम के ऊपर शायद इंडिया की इकोनॉमी 3-4% से ग्रो कर रही थी, पर गरीबी बहुत थी उस टाइम के ऊपर। तो 3-4% की ग्रोथ हुई, पर उसकी वजह से लोगों की जिंदगी के अंदर इंपैक्ट तो नहीं क्रिएट हुआ, वो पॉजिटिव इंपैक्ट की जो बात कर रहे हैं। तो शायद हम कह सकते हैं कि हाँ हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट था,
पर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट उसमें मिसिंग था। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, तो बहुत सारे पैरामीटर हो सकते हैं आपके ग्रोथ को मेजर करने के, जीडीपी, जीएनपी, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। उसी तरह से ना यहाँ पर डेवलपमेंट को मेजर करने के भी बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं। मैं आपको थोड़े एंड में, एट द एंड ऑफ द लेक्चर पढ़ाऊंगा भी, कुछ आपको करंट अफेयर से भी कैसे लिंक करना है वो भी आपको मैं बताता रहूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करोगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई का मतलब क्या है सर? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। वर्ड देखो क्या आया यहाँ पे, डेवलपमेंट। यहाँ पर ये सारी चीजें बात होगी, आपकी एजुकेशन कैसी है, क्या बच्चों को शिक्षा मिल रही है, बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, लोग ऐसा तो नहीं है कि बस खाने के लिए तरस रहे हैं, ये भी जरूरी है देखना कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के अंदर। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर ये चीज देखी जाती है। जीएनएच की जो बात करता हूं, जीएनएच क्या है? ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। समझ रहे हो वर्ड, देख रहे हो कौन सा है? हैप्पीनेस। कितने खुश हैं वहां के लोग। अमीरी होना अलग चीज होती है, खुश होना एक अलग चीज होती है, ठीक है ना? अमीरी होना ठीक है, चलो पैसे हैं आपके पास, दैट इज इंपॉर्टेंट, पर कहीं ना कहीं अगर वहां पर आपको खुशी ही नहीं मिल रही तब हम उसको डेवलपमेंट नहीं बोल सकते। उसी तरह से आईडीआई भी होता है एक तरह से आपका, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इस तरह से बहुत सारे मेजर्स हैं। एट द एंड ऑफ द लेक्चर में आपको ये कुछ जो पर्टिकुलर इस तरह के इंडेक्स है ना, एचडीआई हो गया, जीएनएच हो गया, इनके बारे में थोड़ा और डिटेल भी दूंगा। बट मेरा कहीं ना कहीं आपको बोले जो पॉइंट रहेगा ना वो ये रहेगा कि ये ना दरअसल में करंट अफेयर्स में आते रहते हैं। मैं अभी तक का, जैसे अब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज, जैसे आई थिंक 13 जुलाई है, ठीक है, तो 13 जुलाई को जो चीज़ें हैं वो तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, पर आने वाले टाइम के अंदर ये आपके सामने ना इंडेक्स आते रहेंगे। आप लोग भी करंट अफेयर्स में कई बार देखते हो ना कि हाँ इस पर्टिकुलर संस्था ने ये वाला इंडेक्स रिलीज कर दिया, तो वहां पर ना जो भी इंडिया की रैंकिंग आएगी, क्या क्या नहीं वो इंडेक्स आपको बता रहा है, वो आपको करंट अफेयर्स में से ऐड करते रहना है विद टाइम। आप मेरा जो प्रीलिम बूस्टर है उसको भी आप देख सकते हो, उसके अंदर मैं फॉलो ये सारी चीजें बताता रहता हूँ। तो ये आपको करंट अफेयर्स के साथ आपको लिंक करते रहना है। इकोनॉमी देखो स्टैटिक नहीं है, चेंजिंग होती रहती है, नए नए इंडेक्स आते रहते हैं, तो वो आपको अपने ध्यान में रखने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रोथ था आपका क्या हुआ, आपका कि नैरो कॉन्सेप्ट हुआ, वो डायग्राम याद है? ग्रोथ आपका नैरो है, डेवलपमेंट आपका एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। तो डेवलपमेंट का ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो, डेवलपमेंट इक्वल टू ग्रोथ प्लस चेंज, ठीक है ना? ग्रोथ तो होनी चाहिए, हमारी इकोनॉमी मान लो अगर बढ़ेगी नहीं, अगर हमारी जीडीपी बढ़ ही नहीं रही 7% से, या हमारी जीडीपी अगर नेगेटिव में आ रही है, तो जिंदगी में चेंज कैसे आएगा? वो तो आएगा ही नहीं। तो ग्रोथ तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा और भी चीजें चाहिए। गेटिंग द पॉइंट? तो दैट इज डेवलपमेंट फॉर यू। आई होप आपको जो टॉपिक था ना आज का, ग्रोथ और डेवलपमेंट, ठीक है, टॉपिक का, चैप्टर का नाम यही है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आई होप आप इस टॉपिक को थोड़ा समझ में होंगे कि हाँ आखिर इन दोनों टर्म्स का मीनिंग क्या होता है। अब जैसे ना मैंने आपके सामने यूपीएससी 2017 का एक क्वेश्चन रखा है, ठीक है, एक बार समझो इस क्वेश्चन को। यूपीएससी ने ना बार 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 मेंस के अंदर ये सेम क्वेश्चन रिपीट करती जा रही है। थोड़ा बस ना कह लो कि कान कभी इधर से मरोड़ती है, कभी इधर से मरोड़ती है, बट इनक्लूसिव ग्रोथ एक ऐसा टॉपिक है जहां से बार बार GS3 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। आप चाहे 2022 का पेपर देख लो, 21 का देख लो, 20 का देख लो, लगभग हर साल, एक आधा साल बीच में छोड़ दो, पर अदरवाइज 6 साल में 4 या 5 क्वेश्चन इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर आए हैं। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा, आप लोग भी कुछ मुझे पॉइंट्स बता सकते हो कमेंट्स के अंदर। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इनक्लूसिव ग्रोथ। तो इनक्लूसिव ग्रोथ, इनक्लूसिव मतलब जो वहां पे सब लोग होते हैं, मतलब सबका साथ सबका विकास जैसे बोलते हैं ना, समथिंग ऑफ दैट फॉर्मेट। मैं आपको बताऊंगा अभी और डिटेल में, डोंट वरी। तो क्या इसके सेलिएंट फीचर्स होते हैं? पहली बात तो वो ये पूछ रहा है, साथ में पूछ रहा है क्या इंडिया इस तरह के ग्रोथ प्रोसेस को एक्सपीरियंस कर रहा है या नहीं, ये पूछ रहा है। और तीसरा कह रहा है कि एनालाइज करो और मेजर सजेस्ट करो इंक्लूसिव ग्रोथ के। अब देखो है ये इकोनॉमी की क्लास, पर थोड़ा सा मेंस आंसर राइटिंग भी आपको समझा दूंगा कि इकोनॉमी के अंदर मेंस आंसर राइटिंग आपकी कैसे होगी। देखो एक तो आपको दिख गया कि जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी जानते होंगे ना कि 3 पार्ट्स होते हैं आंसर के, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो यहां पर आप जानते हो कि यार स्टार्टिंग में ना उसने पूछा है इनक्लूसिव ग्रोथ के बारे में, तो इंट्रोडक्शन तो हम कुछ ऐसे ही लिख देंगे जहां पर क्या होगा, हम बता देंगे कि इंक्लूसिव ग्रोथ का आखिर मतलब क्या होता है कि नहीं। फिर हम उसके थोड़े फीचर्स लिख देंगे एंड फिर हम आएंगे इस पार्ट के ऊपर, क्या इंडिया के अंदर ऐसा ग्रोथ प्रोसेस हो रहा है, वो ये पूछ रहा है। अब यहां पर ना ध्यान रखना है, मेंस के अंदर आपने ये नहीं बोल देना कि हाँ हो रहा है और उसके 5 पॉइंट लिख दिए, या फिर ऐसा लिख दिया कि नहीं हो रहा उसके 5 पॉइंट लिख दिए। आपको दोनों एस्पेक्ट बताने पड़ेंगे। हमारे देश में देखो कुछ ऐसे एस्पेक्ट हैं जहां पर हम इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, पर कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स भी तो हैं जहां पर हम शायद इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव नहीं कर पा रहे, है कि नहीं। मैं समझाता हूं कैसे।
ठीक है। एंड लास्टली हम यहाँ पे कंक्लूड कर देंगे कुछ इंपॉर्टेंट मेजर लिखते हुए, इस तरह से लिखेंगे। तो कोशिश करते हैं इसको। पहले देखो एक अच्छी डेफिनेशन होनी चाहिए हमारे पास कि इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है। समझना, एक ना ऑर्गेनाइजेशन है OECD के नाम से। सर ये OECD क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अगर आप, जो मैं बता रहा था ना, अगर आप करंट अफेयर्स के अंदर आपने इसका पक्का नाम सुना होगा, बहुत सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, ठीक है ना, कि OECD की रिपोर्ट्स आती रहती हैं, ठीक है। तो OECD के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ की, कि इंक्लूसिव ग्रोथ वैसी इकोनॉमिक ग्रोथ है जहां पर हमारी पॉपुलेशन के जितने भी सेगमेंट्स हैं उन सभी के लिए वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, और अगर कुछ फायदा होता है, बेसिकली कुछ प्रॉस्पेरिटी होती है, तो वहां पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन ना सबको मिलता है, ठीक है ना, बोथ इन मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी टर्म्स। समझते हैं इस चीज को, कहना क्या चाह रहा है। देखो यहां पर कह रहा है कि अगर कुछ भी अच्छी चीज होती है, लिखा ना यहाँ पे डिविडेंड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, लिखा ना, प्रॉस्पेरिटी मतलब कुछ अगर अच्छा चीज होता है कहीं ना कहीं, अगर ज्यादा हम कुछ आउटपुट निकाल पाए उस सेंस में, या इवन मॉनेटरी टर्म्स में भी और नॉन मतलब पैसों की टर्म्स में भी, और बिना जो पैसे के छोड़े कुछ और जो रिसोर्सेज होते हैं उनके जो बेनिफिट्स होते हैं वो सबके अंदर फेयरली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं। गेटिंग द पॉइंट? इंडिया के अंदर, इंडिया के आगे बढ़ने का मतलब इंडिया के 10 अमीर व्यक्तियों का आगे बढ़ना नहीं होना चाहिए। अगर इंडिया आगे बढ़े तो उसके जो बेनिफिट्स है सबके अंदर फेयरली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। इसी को इकोनॉमिक ग्रोथ या सॉरी इंक्लूसिव ग्रोथ बोलते हैं, ऐसा OECD का मानना है। तो क्या हुई इंक्लूसिव ग्रोथ? दरअसल में ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई जहां पर सबके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। वर्ड देखो, सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, यहां पर सब इंक्लूड हो गए, यहां पर हमारे वुमेन इंक्लूड होगी, यहां पर ट्रांसजेंडर्स इंक्लूड हो गए, यहां पर हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBCs, जितने भी वल्नरेबल सेक्शन हैं, बच्चे बूढ़े सब इंक्लूड हो गए हैं। ऑल द सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, एंड कहीं ना कहीं जो प्रॉस्पेरिटी के जो डिविडेंड्स होते हैं वो सब में शेयर होते हैं। दैट इज इंक्लूसिव ग्रोथ। गेटिंग द पॉइंट? तो इसको लिख सकते हो। इवन ना आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको ना 5 ईयर प्लान्स के बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा कि 5, आप सुनते होंगे ना पंचवर्षीय योजना जो बनती होती थी पहले। तो हमारा जो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी ना, जिसका टाइम आई थिंक 2012 से 2017 तक था, ऑल्दो बीच में ये रुक गया था, ये आखिरी हमारा 12th 5 ईयर प्लान था। तो इसके अंदर क्या बात करी गई थी, इसका भी ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव यही था, फास्टर, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो देख रहे हो वर्ड यहां पर, इंक्लूसिव ग्रोथ, तो वही हमारे ऑब्जेक्टिव थे। तो यही कहीं ना इस तरह की इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हो जो अच्छे से बता देगा एग्जामिनर को कि आपको इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब बहुत अच्छे से पता है। फिर आ जाते सर फीचर्स के ऊपर कि आखिर इसके फीचर्स क्या हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के। देखो आप खुद इमेजिन करो इस डेफिनेशन को, फीचर्स आपके आप खुद में खुद सामने आ जाएंगे। जैसे कि आप खुद बताओ ना, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो डिविडेंड्स है सबके अंदर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो? कहीं ना कहीं हमारे जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनके जो बेनिफिट्स हैं वो सब में बंटने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर की बात कर लो, अगर आपको लगता है कि हमारा एग्रीकल्चर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा तो क्या इंक्लूसिव ग्रोथ हो पाएगी? द आंसर इज नो। अगर अच्छी शिक्षा नहीं मिलती लोगों को, क्या इंक्लूसिव ग्रोथ हो पाएगी? द आंसर इज नो। अगर कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज से या फिर बाकी और सेक्टर से भी कहीं ना कहीं लोगों को अच्छा रोजगार नहीं मिल पा रहा, हमारे देश में गरीबी है, तो क्या इंक्लूसिव ग्रोथ उसको बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। आई बात समझ में? तो ये क्या चीजें बनती हैं, ये और कुछ नहीं, आपके इंक्लूसिव ग्रोथ के ही कुछ फीचर्स बन जाते हैं। मैंने एक यहाँ पर आपके लिए फ्लोट चार्ट की मदद से कहीं ना कहीं इंक्लूसिव ग्रोथ को समझाने की कोशिश करी है। इसको आप एक बार समझने की कोशिश करना कि कौन कौन से हमें यहाँ पे पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं। देखो इन पैरामीटर्स को याद कर लोगे ना तो कहीं ना कहीं आंसर बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे ये कुछ पैरामीटर्स क्या हैं मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पॉवर्टी एलिवेशन, एसेंशियल सर्विसेज, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इकोनॉमिक ग्रोथ, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, गुड गवर्नेंस। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यही है बस, ठीक है, बट एक आइडिया मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हाँ ये कुछ पैरामीटर हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब अगर आपको पैरामीटर्स ये पता है कि हाँ भैया ये सारे इंक्लूसिव ग्रोथ के फीचर्स होते हैं, तो बड़ा आसान है उस क्वेश्चन को आंसर करना कि क्या इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। कैसे सर? अरे किसी एक पॉइंट को पकड़ लो, जैसे लेट से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को पकड़ लिया, ठीक है। अब मान लो आप फेवर में हो अभी, ठीक है, दो साइड डिस्कस करनी है। लेट से आप पहले फेवर की बात कर रहे हो, या लेट से पहले हम अगेंस्ट की बात करते हैं। अगेंस्ट कैसे सर? मतलब कहने का मतलब कि हम बात कर रहे हैं कि इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रही, इसको मुझे प्रूव करना है। तो मैं कैसे करूंगा? तो मैंने लिया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का पॉइंट, ठीक है।
इसको देखा कि मुझे इसको प्रूव करना है कि यार, यानी कि देखना है कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रही। तो आप नोटिस करो, जैसे आप लोग करंट अफेयर्स के अंदर अलग अलग तरह के सर्वेस पढ़ते रहते होंगे। एक मैं बहुत फेमस है आपका जान बता देता हूँ, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का सर्वे। इसका जो लेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट नंबर आता है वो बताता है कहीं ना कहीं 6 से 7% के आसपास हमारे आज भी बेरोजगारी दर है। आप लोग भी कितना सुनते होंगे कि बहुत सारे नौजवानों को हमारे यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा। ये क्या दिखाता है? यही दिखाता है ना कि एम्प्लॉयमेंट जितनी जनरेट होनी चाहिए थी, जितने रोजगार यहाँ पे जनरेट करने चाहिए थे, वो नहीं हुए, है कि नहीं? ये बता दिया ना आपने। देखो पॉइंट ऐसे नहीं लिखना हवा में कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दिया, ठीक है ना, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुआ। आपको करंट अफेयर्स में से डेटा वहां पे अपने आंसर के अंदर कोड करना पड़ेगा। यही रीजन मैं बोल रहा हूं कि आप करंट अफेयर्स को अच्छे से फॉलो किया करो। जितने अच्छा डेटा कोड करोगे एग्जाम के अंदर, कहीं ना कहीं इकोनॉमी में उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे। अभी तो मैंने ऐसे बता दिया, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE का डेटा कि 7% के आसपास हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ये दिखाता है क्या कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुआ, ठीक है ना। तो हमने प्रूव कर दिया, मतलब एक पॉइंट है बेसिकली कि इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ आज के टाइम पर नहीं हो रही। नेक्स्ट पैरामीटर पे आ जाओ, पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी, है कि नहीं? अगर गरीबी एग्जिस्ट करेगी तो कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ होगी? तो बिल्कुल सही बात है। देखो आने वाला जो नेक्स्ट चैप्टर ना, 4th चैप्टर, वो पॉवर्टी के ऊपर ही है। वहां पर हम पॉवर्टी को और डिटेल में पढ़ेंगे। बट आप जानते हो इंडिया में अलग अलग तरह की कमेटीज थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल तेंदुलकर कमेटी थी, ठीक है ना। उसी तरह से रंगाराजन कमेटी हो गया। पर लेट्स से अगर तेंदुलकर का ही नंबर देखें तो लगभग 21% के करीब करीब लोग हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। रंगाराजन कमेटी ने भी उससे भी ज्यादा बताए थे, ठीक है। तो इस तरह से आप नंबर्स के थ्रू बता सकते हो कि हाँ, आज भी इंडिया में बिलो पॉवर्टी लाइन बहुत सारे लोग हैं। ये क्या शो करता है? इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रही। फिर अगले पैरामीटर पे आओ, असेंशियल सर्विसेज का मतलब क्या है? असेंशियल सर्विसेज जैसे आपकी हेल्थ हो गया, अच्छी स्वास्थ्य हो गया, अच्छी एजुकेशन हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है ना। आपके पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, आपके पास ये सारी चीजें, कहीं ना कहीं अगर ये चीजें नहीं होंगी, अगर लोगों के पास जो जरूरत की चीजें हैं अगर वो नहीं पहुंचेंगी, तो क्या इसको इंक्लूसिव ग्रोथ बोलेंगे? द आंसर इज नो, नहीं बोलेंगे। तो आप खुद इस पर्टिकुलर पैरामीटर को सोच सकते हो। जैसे हेल्थ एस्पेक्ट में अगर मान लो आपको सोचना हो, तो हेल्थ में सर क्या इश्यूज हैं? आप नोटिस करो ना, कोविड-19 की सेकेंड वेव आपने नोटिस किया कैसे हमारे यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज का अभी भी अभाव है कि नहीं? और ऊपर से आप नोटिस करो, अभी भी जो हमारे गांव वगैरह हैं वहां पर अभी भी उतनी अच्छी स्वास्थ्य की फैसिलिटीज हमें नहीं देखने को मिलती। आप यहां पर WHO का डेटा कोड कर सकते हो। ध्यान से समझते रहना कि मैं कैसे कैसे बता रहा हूं, हर चीज के साथ मैं आपको डेटा दे रहा हूं। तो जब आप मेंस के आंसर लिखोगे ना, आपको भी हवा में नहीं लिखना कि हेल्थ नहीं मिलती अच्छी, एजुकेशन अच्छी नहीं मिलती, आपको साथ में उसका डेटा भी कोड करना है। दैट इज द पॉइंट आई एम टेलिंग यू दिस क्वेश्चन इन वेरी मच डिटेल, क्योंकि ये हर साल क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। तो डेटा के साथ साथ बताते रहना है। जैसे फॉर एग्जांपल WHO क्या बात करता है? कहीं ना कहीं बात करता है कि 1000 पेशेंट्स के ऊपर हमारे पास एक डॉक्टर होना चाहिए। इंडिया में वो नंबर काफी खराब है। तो इस तरह से आप डॉक्टर टू पेशेंट रेशो बता सकते हो। आप बता सकते हो कहीं ना कहीं जो हमारे हॉस्पिटल बेड्स टू पेशेंट की रेशो हो गया। तो कहीं ना कहीं हम उन पैरामीटर्स में काफी खराब है, ठीक है। तो हेल्थ एस्पेक्ट अगर नहीं है, एसेंशियल सर्विसेज का इंडिया के पास एक्सेस नहीं है, कहीं ना कहीं हम इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव नहीं कर पा रहे। उसी तरह से एजुकेशन के अंदर आप देख लो, जैसे अभी भी महिलाओं की जो लिटरेसी रेट है एज पर सेंसस ऑफ 2011 वो लगभग 65% है। तो अगर अच्छी एजुकेशन नहीं है, लिटरेसी रेट अभी कम है, तो ये क्या दिखा रहा है? एजुकेशन नहीं मिल रही, एसेंशियल सर्विसेज का एक्सेस नहीं है, एसेंशियल सर्विसेज का एक्सेस नहीं है, तो हमारे इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव नहीं हो पा रही, ठीक है। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी आप जानते हो, ठीक है ना, नीति आयोग की बहुत सारी रिपोर्ट आती हैं, तो उसको आप मेंशन कर सकते हो। तो इन अलग अलग पैरामीटर्स के माध्यम से मैं क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं कि इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ अभी नहीं हो रही। डोंट वरी, आप लोग सोच रहे होंगे सर तो एक ही एस्पेक्ट बताया जा रहे हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि अभी मैं वन साइड ऑफ द स्टोरी बता रहा हूं जहां पर इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही। दूसरी साइड भी बताऊंगा कि कहां कहां पे किस तरह से इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है। आपको भी ना एक अच्छे सिविल सर्वेंट बनने के लिए कहीं ना कहीं एक बैलेंस व्यू पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ बिल्कुल तारीफ ही कर दी, बहुत ही ऐसे मतलब लिख दिया कि हाँ यार इंडिया में तो सब बढ़िया ही चल रहा है, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं करना कि लिखे जा रहे हो कि इंडिया में तो हर चीज क्रिटिसाइज करे जा रहे हो। आपको एक बैलेंस बनाना है। अभी मैं सिर्फ एक साइड बता रहा हूं स्टोरी की, जहां पर कुछ इश्यूज हैं, जो चैलेंजेस हैं, जिनको हमें अभी काम करना है। फिर बाद में मैं बताऊंगा कि हाँ हमने काम अच्छा भी किया है कुछ जगह पे, तो वेट करो उस चीज की जो सेकंड पार्ट आएगा। उसी तरह से एनवायरमेंट कंजर्वेशन हो गया, यहां पर आप कुछ पॉइंट्स बता सकते हो। सिमिलरली फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर आप बात कर सकते हो। अभी भी आप नोटिस करोगे ना, अभी आरबीआई की रिसेंटली रिपोर्ट भी आई थी, उन्होंने बात करी थी लगभग जो 40% महिलाएं हैं ना, उनके पास अभी भी बैंक अकाउंट नहीं है। काफी जगह पे ऐसा देखा जाता है कि अगर घर में एक इंसान का
या जो मेल काउंटर पार्ट है, अगर उनके पास बैंक अकाउंट है तो वहाँ की जो महिलाएं हैं वो बैंक अकाउंट नहीं खुलवाती। तो ये भी एक इशू है। आज के टाइम पे देखो हर चीज़ ही कहीं ना कहीं बैंक के माध्यम से तो आपको हर चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है, आपके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटीज वगैरह हो गया। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन तो आज के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं बोलेंगे। उसी तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है चलो ये तो ठीक है, इंडिया इसमें इतना ठीक ठाक कर रहा है। कुछ टाइम बीच में इश्यूज आए थे कोविड-19 पैंडेमिक वाले टाइम के ऊपर, तो इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। बाकी एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अब याद करो हमने तो पढ़ी है ये चीज़ें कुछ एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग। एग्रीकल्चर में अगर मुझे आपसे पूछना हो कि भैया मुझे कुछ इश्यूज बताओ, तो आप सब लोग बड़े आराम से बता दोगे, ठीक है। आप लोग सब जानते हो कि एग्रीकल्चर में तो बहुत मेजर इश्यूज हैं। बहुत सारे लोग हमारे जो फार्मर्स हैं, हर साल सुसाइड्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। उनके पास अच्छे जो कहीं ना कहीं कम रेट्स के ऊपर के बार लोन उनको चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है, ठीक है। छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े हैं जिनको बोलते हैं ना स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, छोटे 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर, उससे भी कहीं ना कहीं हमारे जो 86% किसान हैं उनकी जो ज़मीन है 2 हेक्टेयर से भी कम है। अब कम ज़मीन होगी, कहीं ना कहीं वहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं डाल पाएंगे, कुछ अच्छे इनपुट्स नहीं डाल पाएंगे, तो पैसा उनका आउटपुट ही नहीं आ पाएगा। तो ये सारे कंसर्न्स हैं एग्रीकल्चर के अंदर। सिमिलरली मैं अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी आप जानते हो कहीं ना कहीं जितने हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडस्ट्री से रोज़गार मिलेंगे उतने तो नहीं देखने को मिल रहे। तो सर यहाँ पर भी कुछ इशूज़ हैं, तो इंक्लूसिव ग्रोथ हम नहीं बोल पाएंगे। एंड लास्टली गुड गवर्नेंस जी, ये जो मैं आपको चाइना का भी एग्जांपल दे रहा था और भी जगह पे, जैसे फॉर एग्जांपल लेट से आपके देश के अंदर लेट से करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो उसको भी हम इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं बोल पाएंगे, है कि नहीं। मान लो आपका देश प्रगति कर रहा है, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, पर कहीं ना कहीं वहाँ पे भाई भतीजावाद चलता है या करप्शन होती है, रेड टेपिज्म होता है, लाल फीताशाही जिसको बोलते हैं, इस तरह की अगर चीज़ें होंगी और अगर अच्छे लोगों को आगे बढ़ने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी तो कहीं ना कहीं वो आगे नहीं बढ़कर आ पाएंगे और उसको हम इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं बोलेंगे। आई बात समझ में। तो मैं क्या चाहता हूँ, पहली बात तो आप जितने भी ये फीचर्स लिखे हैं ना, जितने भी इस पर्टिकुलर इन्फोग्राफिक के अंदर फीचर्स हैं, इनको आप याद करो, पहले सोचो कि कहाँ कहाँ पे इश्यूज हैं, तो अकॉर्डिंगली इंक्लूसिव ग्रोथ का आंसर आप बहुत बढ़िया यहाँ पे बुला लोगे कि इंक्लूसिव ग्रोथ हमारे यहाँ पे नहीं हो रही। ठीक है, अभी देखो क्या कर लिया है, अभी हमने एक एस्पेक्ट समझ लिया इसका, ठीक है ना। हम एक एस्पेक्ट इसका जान चुके हैं कि ये कैसे होगा, राइट। एक एस्पेक्ट हम इसका जान चुके हैं, ठीक है। अब इसको और समझते हैं कि अगर हमें, चलो एक एस्पेक्ट तो समझ आ गया, अब दूसरा एस्पेक्ट सर इसका क्या है, एज इन की कहाँ कहाँ पे हमें इंक्लूसिव ग्रोथ देखने को मिलती है। तो फिर से इन्हीं सभी पैरामीटर्स को एक बार सोचो। पैरामीटर्स वही रहेंगे, कौन कौन से पैरामीटर्स थे, जैसे हमने देखा ना एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, है कि नहीं, पहला ये पॉइंट यही था, ठीक है। इसके साथ में हमने क्या देखा, एक पॉवर्टी एलिवेशन वाला पॉइंट देखा था। अब हम प्रूव करेंगे कि नहीं इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखो पॉवर्टी एलिवेशन की अगर हम बात करें तो आप नोटिस करोगे एक ना यूएनडीपी की रिपोर्ट आई थी, उसने क्या बात करी, उसने बात करी कि 2006 से लेकर 2016 के बीच में इन 10 साल में ना नियरली हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। इंडिया ने अच्छा काम किया, अलग अलग तरह के स्टेप्स लिए, जैसे एमजी नरेगा हो गया, लोगों तक राशन पहुंचाना हो गया, अलग अलग स्टेप्स लिए गए। 10 साल के अंदर हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। क्या ये इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है? आंसर इज यस, बिल्कुल है। तो ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे कि इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है। अब दूसरे एस्पेक्ट चल रहे हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ होती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर आप नोटिस करो नए नए तरह के हमारे यहाँ पे रोजगार खुल रहे हैं, हम गिग इकोनॉमिक तरफ वर्क कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ये सारी चीज़ें। इनफैक्ट अभी एक रिसेंटली भी बात हो रही थी कि पिछले 4 साल में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो सबसे कम हमें देखने को मिली थी पिछले मंथ्स के अंदर। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर भी हम थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उसके अलावा हमने क्या बात करी, हमने बात करी थी एक और फीचर कौन सा था हमारा, असेंशियल सर्विसेज का, है कि नहीं। वो स्लाइड मेरे से गायब होगी, बट आप जानते हो सारे फीचर्स के बारे में, आपकी पीडीएफ में मेंशन है। एसेंशियल सर्विसेज के अंदर सर कैसे, क्या बताया था एसेंशियल सर्विसेज के अंदर, बताया था ना, हेल्थ, एजुकेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ, एजुकेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इस तरह के एसेंशियल सर्विसेज बताई थी। अरे भैया हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो गया, आयुष्मान भारत हो गया, इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स लेकर आए हुए हैं। हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं उनको यहाँ पे हम रिवैम्प करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर 5 लाख तक की हम इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं जो 10 करोड़ फैमिलीज हैं उनको, जो लोएस्ट में देखने को मिलती हैं। क्या ये इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है? जहाँ पर जो बिल्कुल जो गरीब लोग हैं उनको हम हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल है।
एजुकेशन के अंदर तो आप जानते हो इतनी सारी ढेरों स्कीम्स चल रही हैं हमारी, ठीक है ना। आप नई एजुकेशन जो नीति है उसकी बात कर लो, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर लो, बहुत सारी इस तरह की हमारी एजुकेशन सेक्टर के अंदर स्कीम्स हैं। तो यहाँ पर भी सर इंक्लूसिव ग्रोथ बिल्कुल हो रही है, हमने बहुत अच्छा काम किया है। आप याद करो आज़ादी के टाइम के ऊपर शायद कितनी 10% लिटरेसी रेट थी, आज हम 74-75% के आसपास पहुंचे हुए हैं। ये कैसे हो पाया? ये इंक्लूसिव ग्रोथ ही तो है एक तरह से, ठीक है। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी हम काम कर रहे हैं, तो हेल्थ सर्विसेज के अंदर भी धीरे धीरे हम काम कर रहे हैं। बाकी मैंने आपको क्या बताया था, एक बताया था फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला पॉइंट। अब देखो यहां भी समझो, जब हमने हमारी जो स्कीम थी प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गया, इससे लगभग 30-40 करोड़ लोगों के जो हमने बैंक अकाउंट्स खुलवाए हैं उन्होंने हेल्प करी है। बाकी हमारा आधार हो गया, हमारा मोबाइल हो गया, इन सभी ने जो हमारा डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आपको जो सुविधाएं होती हैं डायरेक्टली आपके खाते में पहुंच जाती हैं, ये सभी ने क्या किया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को आपको हेल्प किया है। तो क्या ये पॉइंट्स ये नहीं दिखाते कि आपका जो देश के अंदर इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही? बिल्कुल दिखाते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट क्या था हमारा, इकोनॉमिक ग्रोथ का, है कि नहीं, याद है ना? इकोनॉमिक ग्रोथ वाला पॉइंट था। इकोनॉमिक ग्रोथ आप जानते हो इंडिया की जीडीपी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी है, 7% या इस नंबर्स के आसपास से हमारे पिछले कई सालों के अंदर बढ़ी है। तो दैट शोज की इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारी स्ट्रांग हो रखी है, ठीक है। बाकी आपसे मैंने क्या बात करी थी, एग्रीकल्चर की हमने डिस्कशन किया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की हमने बात किया। तो आप नोटिस करो हमारी सरकार ने ढेरों स्कीम्स लेकर आ रखी है। कोई भी आप बता दो, प्रधानमंत्री किसान, ठीक है ना, किसान जो है, उसके अलावा भी आप जानते हो कृषि सिंचाई योजना हो गया, किसान जो पीएम किसान है ना, उसके अंतर्गत एक साल में 6,000 रुपये मिलते हैं एक किसान को, बेसिकली 3 इंस्टॉलमेंट्स में 2-2 हज़ार रुपये मिलते हैं हर चौथे महीने। तो ये सब चीज़ें क्या है, कृषि सिंचाई योजना हो गया, फसल बीमा योजना हो गया, ये इसीलिए तो हैं ताकि एग्रीकल्चर की जो स्थिति है हम उसको बेहतर कर पाएँ। तो पूरी कोशिश है यहाँ पर भी इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करने की। इंडस्ट्रीज़ के अंदर लिए भी हमारी जो गवर्नमेंट है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कहीं ना कहीं लेके आ रही है, उनके लिए जो अलग अलग प्रोसेसेस करना है वो थोड़ा आसान किया गया है। तो ये सारे स्टेप्स बिल्कुल फॉलो हो रहे हैं। ऊपर से आखिरी हमारा पॉइंट क्या था, आखिरी पॉइंट था हमारा विद रिगार्ड्स टू गुड गवर्नेंस, है कि नहीं? गुड गवर्नेंस के अंदर आप नोटिस करो हमारी, जब आप एथिक्स पढ़ोगे ना तब आप इसको अच्छे से पढ़ोगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, पर आप खुद नोटिस करो हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी का हम बहुत अच्छे से यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके माध्यम से क्या हुआ है, उसके माध्यम से जैसे हमने ई गवर्नेंस की फैसिलिटीज़ लेकर आई हैं, तो कहीं ना कहीं जो करप्शन था उसको हमने कम किया है। मैंने बात करी ना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की, उसका भी कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट्स देखने को मिले हैं। आप याद करो राजीव गांधी जी का टाइम, उन्होंने एक बार बोला था कि अगर लेट से ना मैं 1 रुपया दे रहा हूँ किसी के बेनिफिट के लिए, मान लो कि ऊपर से 1 रुपया आया, कहीं ना कहीं नीचे तक जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए उसको 1 रुपया देना था, पर रास्ते में ना ये रास्ता इतना लंबा है, इसके बीच के अंदर इतने सारे लोग आ जाते हैं, करप्शन हो जाती है कि सिर्फ 15 पैसे ही मिल पाते हैं आखिरी बंदे को। ये मैं आज से 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 35-40 साल पहले की। अगर 1 रुपया ऊपर से डाला जाता था ना, मतलब दिया जाता था कि नीचे तक पहुंच जाए, उसमें सिर्फ 15 पैसे बचते थे, 85 पैसे बीच वाले खा जाते थे। अब जब आप खुद देखो हमारे पास डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आ गया, डायरेक्ट पैसा आपके खाते में जाएगा। अब अगर पीएम किसान के अंतर्गत 2,000 रुपया जाएगा, डायरेक्टली आपके खाते में पहुंच जाएगा 2,000 का 2,000, कोई बीच में है ही नहीं। तो ये जो सारे इस तरह के करप्शन वाले जो इश्यूज थे वो काफ़ी हद तक कम हो गए हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। कहीं ना कहीं हमारे जो ये सारे इश्यूज थे हमने उनको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करी है। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हो जो क्या प्रूव करते हैं कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस के एस्पेक्ट में हमने काम अच्छा किया है, एंड दैट हैज़ हेल्प्ड इन इंश्योरिंग की ना हमारे यहाँ पे जो इनक्लूसिव ग्रोथ है हम उसको अचीव कर पाएँ। तो ये सारे अलग अलग पैरामीटर, पॉवर्टी रिडक्शन हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट, जेंडर इनक्वालिटी के ऊपर वर्क करना, गवर्नेंस देखा हमने, इकोनॉमिक ग्रोथ देखी, एम्प्लॉयमेंट देखा, ये सारे अलग अलग पैरामीटर्स हमें इंक्लूसिव ग्रोथ के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो कल को कोई आपसे पूछे क्या इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है, तब आपके पास दोनों साइड के पॉइंट्स हैं, आपके पास पॉइंट्स हैं कि हाँ जी इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है, तब प्रूव कर देना ये सारे जो फैक्टर्स लिखे हुए हैं ये सारे फैक्टर्स हाँ इंडिया में हो रहे हैं। पर दूसरे पॉइंट को आपने बिल्कुल नहीं भूलना, कुछ ऐसी जगहें भी हैं, कुछ ऐसे पर्टिकुलर एरियाज भी हैं जो अभी भी चैलेंजेस बने हुए हैं, मैंने उन सभी का डेटा भी दे दिया। तो दोनों एस्पेक्ट है, हाँ इंडिया में कुछ जगह पे इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रही। तो एक बैलेंस आंसर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे।
ये सारा डेटा मैंने आपको वैसे तो बताया है, ठीक है ना, बट कहीं ना कहीं मैंने वो सारा स्लाइड्स के अंदर भी लिख दिया है। जैसे पॉवर्टी की बात मैं कर रहा था ना, कि एक एमपीआई आता है या एमडीपीआई भी आप इसको बोल सकते हो, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है ना। इसके अंदर बात करी गई थी कि 27% जो हमारे लोग हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को कहीं ना कहीं फेस करते हैं। अगला चैप्टर आएगा ना पॉवर्टी का, मैं समझाऊंगा कि यूनि डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है और मल्टी डायमेंशनल क्या होती है। बेसिकली कहने का मतलब या सिंपल बता ही देता हूँ। एक होती है गरीबी। गरीबी कई बार हमें लगता है ना कि शायद पैसे की कमी को हम गरीबी बोलते हैं, कि अगर पैसे कम है, बट ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ आप एक डायमेंशन सोच रहे हो गरीबी की, कि हाँ उस बंदे के पास पैसा नहीं है। पर गरीब तो कोई भी इंसान हो सकता है। अगर मान लो किसी के पास मान लो थोड़ा बहुत पैसा है, पर किसी कारणवश वो अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा नहीं दे पा रहा, अच्छा खाना नहीं उसको मिल पा रहा, हो सकता है उस जगह में अच्छा खाना मिलता ही ना हो, है कि नहीं, तो वो भी कहीं ना कहीं गरीब है। तो गरीबी की ना डेफिनेशन सिर्फ पैसों के टर्म से मत देखो। अगर मान लो एक, मैं आपको समझाता हूँ, अगर मान लो ना कि एक एक घर है, वो घर काफी मतलब अच्छा खासा है, वहां पे सबके पास अच्छा खासा पैसा है, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि वहां पर एक उस फैमिली के अंदर एक बच्ची हो, वो बच्ची कहीं ना कहीं उसको शायद उतनी फ्रीडम नहीं मिल रही अपने आप को एक्सप्रेस करने की, उसको बाहर जाने की आज़ादी नहीं है, कुछ भी इस तरह से, मतलब कि उसको अपने मन से अपनी जिंदगी के डिसीजंस लेने के फैसले करने की आज़ादी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम शायद बोलेंगे कि ये लड़की ना गरीब है। आई बात समझ में? तो आज के टाइम पे जो मॉडर्न थिंकर्स है ना, वो सिर्फ पैसों की कमी नहीं देखते गरीबी के अंदर, वो बाकी चीज़ों को भी देखते हैं कि अच्छी शिक्षा मिल रही है नहीं मिल रही। अगर किसी को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही तो वो भी गरीब है। अगर किसी को अच्छी हेल्थ नहीं मिल रही तो वो भी गरीब है। अगर किसी को अपनी जिंदगी के चॉइसेस लेने की उसके पास आज़ादी नहीं है तो वो भी गरीब है। और ये पॉइंट मैं नहीं बोल रहा, ऐसा हमारे जो नोबल लॉरियट है अमर्त्य सेन जी, उन्होंने ये बात बोली थी कि ये भी तो हमें फ्रीडम टू मेक चॉइसेस, हमारे पास आज़ादी होनी चाहिए अपनी बातें रखने की, अपने ज़िंदगी के डिसीजन लेने की। अगर वो नहीं है तो उसको भी हम गरीब बोलेंगे। तो ये होती है मल्टी डायमेंशनल, हमने पॉवर्टी की मल्टीपल डिमेंशंस को हमने यहाँ पे कवर किया है। तो जो एमपीआई है ना, मैं अगले चैप्टर में इसके पैरामीटर्स भी आपको पढ़ाऊंगा। तो एमपीआई के अंदर ये बात करी गई है कि 27% जो हमारे इंडियंस हैं कहीं ना कहीं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को वो फेस करते हैं। बाकी ये सीएमआई का डेटा अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आप बता सकते हो। हेल्थ के अंदर आप कहीं ना कहीं जो हंगर है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है हर साल, इंडिया की यहाँ पे रैंक ना काफ़ी खराब आती है। जब प्रीलिम बूस्टर आएगा ना, तो जब ये रिपोर्ट आएगी, मैं प्रीलिम बूस्टर के अंदर आपको ये कवर भी करवाऊंगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर इंडिया का कितना रैंक आया। तो ये सारी चीज़ें ना करंट अफेयर्स के साथ आप अपडेट रहना, ठीक है ना, वहाँ से आपको ये डेटा मिलता रहेगा। पॉइंट्स मैंने समझा दिए हैं आपको, बस जो लेटेस्ट डेटा अपडेटेड आता है, मतलब आपको क्या, मैं ही करा दूंगा प्रीलिम बूस्टर के, बस आपको उसको फॉलो करते रहना है ताकि डेटा आपका अपडेट होता रहे। पुराना डेटा लिखोगे शायद उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट करंट अफेयर्स के साथ ना एक अच्छा आंसर लिखा जा सकता है। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस हो गया, ठीक है ना। अभी भी आप नोटिस करो, हमारे देश के जो 45% कहीं ना कहीं लोग हैं, वो कहाँ पर उनके रोजगार हैं? एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है ना। पर जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना है? लगभग 18%। तो हो क्या रहा है, एग्रीकल्चर के अंदर काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग, पर उनका आउटपुट है बहुत कम। तो क्या कह रहा है, ये एग्रीकल्चर की अच्छी स्थिति नहीं है। आई बात समझ में? तो इससे क्या होगा, जो एग्रीकल्चर के अंदर है उसके पास ज्यादा पैसा नहीं आएगा, तो अमीर और अमीर होता रहेगा और जो गरीब है वो और गरीब होता रहेगा। तो ये सारे दिखाते हैं कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रही। रीजनल डिस्पैरिटी आप देख सकते हो, कुछ हमारी जो सदर्न स्टेट्स हैं वो काफी अच्छा कर रही हैं, हमारी कुछ नदर्न स्टेट्स है वो अच्छा नहीं कर रही। तो एक तरह की यहाँ पर भी डिस्पैरिटी है। इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर याद करो क्या कहा था मैंने, अगर देश की प्रॉस्पेरिटी होती है, देश की तरक्की होती है, तो उसके जो बेनिफिट्स है ना वो सब में बटने चाहिए, दैट इज इंक्लूसिव ग्रोथ। पर यहाँ पर तो नहीं बट रहे, सबके अंदर तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही सबको आगे बढ़ने की। तो जब ऐसा होगा तब हम उसको बोलेंगे कि इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रही, राइट। तो ये एक एस्पेक्ट था, ठीक है। उसी तरह से एनवायरनमेंट के अंदर आप बता सकते हो, जो मैं बात कर रहा था वाटर की, ये CWMI क्या होता है, एक नीति आयोग के द्वारा रिपोर्ट आती है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, CWMI इसको बोलते हैं। तो नीति आयोग की काफी पॉपुलर रिपोर्ट है। तो ये भी मतलब आप इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट में लिख सकते हो कि अभी काफी काम करना बचा हुआ है। बाकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है। ये भी बताता है कि इंडिया में काफी जेंडर डिस्पैरिटीज देखने को मिलती हैं। बाकी ऑक्सफैम रिपोर्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये ऑक्सफैम रिपोर्ट और कुछ नहीं बल्कि यही बताती है कहीं ना कहीं कि अमीरों और गरीबों के बीच का फर्क कितना है। आप लोग भी कई बार सुनते होंगे ना कि जैसे इंडिया के 1% जो अमीर लोग हैं उनके पास लगभग 45% वेल्थ उनके पास है। तो ये क्या दिखा रहा है,
बहुत ही चंद लोगों के पास बहुत सारा पैसा है और बाकी जो लोग हैं उनके पास बहुत कम पैसा है। तो जो फर्क है ना अमीर और गरीब का, कहीं ना कहीं ऑक्सफैम रिपोर्ट उसी को ही बताती है। तो इनइक्वालिटी को भी आप ऐड कर सकते हो। आई बात समझ में? ये थे वो फीचर्स या फिर आपके प्रूव करने के फीचर्स जहां पर इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रही। बट मैंने बताया ना दूसरा एस्पेक्ट भी हमें देखना है जहां पर हम ये चीज कर रहे हैं। जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर अभी देखा था, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नेगेटिव सेंस में भी बात करती है, पर पॉजिटिव सेंस में उसने क्या बताया है कि 27 करोड़ लोगों को हमने उससे बाहर भी निकाला है पिछले 10 साल के अंदर, मतलब 10 साल मतलब 2006 से 2016 के बीच में। उसी तरह से हमारी ये जो स्कीम्स हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो मनरेगा स्कीम है, आपकी पीएम आवास योजना है, आपको जो घर प्रोवाइड किए जाते हैं, उज्ज्वला योजना हो गया, आयुष्मान भारत हो गया, जन धन योजना हो गया, ये नोटिस करते रहो। ये वाली आप जानते होंगे ना, आयुष्मान भारत आपकी हेल्थ को देख लेगी, ठीक है, जन धन योजना आपकी फाइनेंशियल इंक्लूजन को देख लेगी, ये आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना कहीं ना कहीं हाउसिंग को देख लेगी। ये भी सारी आपकी ना बेसिक एसेंशियल सर्विसेज ही हैं। तो कहीं ना कहीं इन सभी सर्विसेज का या जो सारी जो स्कीम्स चल रही हैं इनका काम कहाँ है? काम कहीं ना कहीं इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करना ही है, राइट। उसी तरह से नीति आयोग की अलग अलग स्ट्रेटजीज आती रहती हैं, जैसे नीति आयोग की स्ट्रेटजी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये भी सारी चीजें यही शो करती हैं कि हम इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन था ना, कहाँ पे गया? तो इस क्वेश्चन को सर कैसे लिखेंगे? अब आई होप आपको समझ आ गया होगा। पहले आएगा इंक्लूसिव ग्रोथ की डेफिनेशन, वो मैं आपको समझा चुका हूँ कि क्या डेफिनेशन है। फिर आप उसके कुछ फीचर्स लिखोगे, चाहो तो आप वो डायग्राम बना दो जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया। फिर उन्हीं पर्टिकुलर फीचर्स के बेसिस के ऊपर पहले आप बताओगे जो भी आप बताना चाहो, लेट्स से आप बताओगे कि इंडिया में नहीं हो रहा इंक्लूसिव ग्रोथ। फिर आप बताओगे कि हाँ चलो ये सेक्टर्स हैं, बट काफ़ी सारे ऐसी जगहें हैं या फिर कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनके बेसिस पे हम कोशिश कर रहे हैं इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करने की। तो दोनों एस्पेक्ट बता दिए, एंड लास्टली आप बताओगे कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ को हम अचीव करें। तो गवर्नमेंट के कुछ यहाँ पे मेजर्स बताए जा सकते हैं कि कैसे अचीव करना हो। जो भी आपने कहीं ना कहीं इश्यूज बताए ना, जो चैलेंजेस बताए, उनको कैसे ठीक करेंगे, वही आपका कंक्लूजन हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से एक अच्छा आंसर लिख सकते हो। तो देखो क्या किया हमने, इसेंशियली मेंस का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिया और हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इन पर्टिकुलर लेक्चर्स के माध्यम से कहीं ना कहीं मेंस का भी मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूं, जितना मैक्सिमम मैं पढ़ा पाऊंगा। तो थिंग इज, ये चैप्टर जो है ना, यहाँ पे फिल्म से कम क्वेश्चन आते हैं, ये मेजरली मेन स्पेसिफिक है, ठीक है। तो उस तरह से ही हम इस चैप्टर को प्रोसीड करेंगे आगे। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है पॉवर्टी ट्रैप का, समझना है इसको। देखो पॉवर्टी ट्रैप का मीनिंग क्या होता है, जैसे इधर आप ग्रोथ वाला पहले एस्पेक्ट देखो, समझना है इसको भी। जैसे ये वाला ना एक तरह के ट्रैप कैसे है, ट्रैप समझते हो ना कि इंसान उसमें फंस जाता है ट्रैप के अंदर। तो यहां पर क्या हो रहा है, लेट से आपकी इनकम कम है, यू हैव लो इनकम। अगर इनकम कम होगी तो कहीं ना कहीं सेविंग कम होगी, साथ ही साथ कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। अगर किसी चीज के अंदर आपने इन्वेस्ट ही नहीं किया तो भैया वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ तो कम ही होगी। आप खुद एग्जांपल सोचो ना, जैसे मान लो एक छोटा किसान है, ठीक है, एक किसान है, ठीक है, किसान के पास पैसे की कमी है, ठीक है सर। अब पैसे की कमी है, कहीं ना कहीं क्या वो अपनी जमीन के अंदर कुछ इन्वेस्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी है ना। अगर पैसा होता तो शायद वो अच्छे यहाँ पे अच्छे सीड्स डालता, अच्छे इनपुट्स डालता, अच्छा पानी और बाकी सारी चीजें डालता। पर कहीं ना कहीं उसके पास पैसे की कमी थी, तो उसके पास जितना भी थोड़े बहुत पैसे थे उससे कहीं ना कहीं जो उससे मिल पाया उसने वो चीजें डालने की कोशिश करी, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट कम हुआ जमीन के अंदर, कहीं ना कहीं क्या लगता है आउटपुट कम होगा ज्यादा होगा? सर कम होगा ना, क्योंकि उतना हमने उस जमीन के अंदर कोशिश नहीं करी, कोशिश नहीं करनी बोलूंगा, rather than उतना पैसा ही नहीं था, उतना हमने इन्वेस्ट ही नहीं कर पाए, तो आउटपुट आया कम। आउटपुट कम आया तो किसान की आय रही कम, उसकी इनकम कम रही। अब फिर से इस तरह से ये सर्कल घूमता रहेगा, इनकम कम थी तो इन्वेस्टमेंट कम हुई, इन्वेस्टमेंट कम हुई, कहीं ना कहीं आउटपुट नहीं आया, आउटपुट नहीं आया तो इनकम कम, इनकम कम नहीं, तो इस तरह से पूरा सर्कल चलता रहेगा। ये आपका ग्रोथ का पॉवर्टी ट्रैप है, तो आप गरीबी में ही फंस के रह जाओगे। समझ पा रहे हो? इनफैक्ट ना जो लोग सोशियोलॉजी जिनका ऑप्शनल है वो भी जानते होंगे इस चीज को, कहीं ना कहीं इंसान ना उसी चक्कर में फंसा रहता है, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल समझने की कोशिश करो, अब जैसे आप लोग हो या कोई भी है, मतलब अगर मान लो आपके दिमाग में बस यही चीज चल रही है, क्या चीज चल रही है कि सर रात का खाना कहाँ से आएगा, अगले क्या अगर मान लो आपके दिमाग में ये है कि यार आज पता नहीं शाम को मैं खाना कहाँ से खाऊंगा, अगर इतने भी पैसे नहीं है आपके पास, तब आप ना शायद अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे, है कि नहीं। पर आप सभी को अच्छे से क्यों पढ़ पा रहे हो? क्योंकि आपको पता है यार कि हाँ, अगर मान लो कि ऐसा मेरे दिमाग में अभी नहीं चल रहा कि यार शाम का खाना कहाँ से आएगा, है कि नहीं। इसी वजह से आप बिना ज्यादा टेंशन के पढ़ पा रहे हो।
अदरवाइज होगा क्या, अगर आपका ध्यान सिर्फ उसी में लगा रहेगा तब आप ढंग से पढ़ ही नहीं पाओगे। इसी को पॉवर्टी ट्रैप बोलते हैं। जो गरीब होते हैं ना कहीं उनका ध्यान जो होता है, क्योंकि पैसे कम होते हैं, पैसे कमी होने की वजह से कहीं ना कहीं जो ध्यान होता है वो इसी चीज़ के ऊपर होता है कि यार थोड़ा उसके ऊपर फोकस करें, तो किसी नई चीज़ में उनके लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी को बोलते हैं कि वो उसी में फंस के रह जाते हैं, पॉवर्टी ट्रैप। तो ज़रूरत क्या है, देखो इसको हम कैसे बाहर निकलेंगे वो भी तो जानना जरूरी है। कहीं ना कहीं जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी सरकार इनको हो सकता है कम रेट के ऊपर इनको लोन प्रोवाइड कर दे, समझ पाए हो। अगर सरकार इनको कुछ हेल्प कर दे, कुछ सुविधाएं दे, जो हमारी सरकार करती भी है, तो कोशिश क्या होगी, कहीं ना ये अच्छे से थोड़ा बहुत उससे अपनी ज़मीन के अंदर इन्वेस्ट कर पाएंगे। हो सकता है अपनी ज़मीन को बढ़ा पाएं, हो सकता है किसी मतलब कुछ ट्रैक्टर हो गया, कुछ और टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाएं, जो छोटी मोटी टेक्नोलॉजी, उसके बेसिस पे हो सकता है उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो एंड उससे वो इस पॉवर्टी ट्रैप से बाहर आ पाए। आई बात समझ में? तो दैट इज व्हाट पॉवर्टी ट्रैप इज। तो ये वाला ना, क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ ग्रोथ को हमने एस्पेक्ट में देखा, तो ये ग्रोथ वाला एस्पेक्ट हो जाता है। उसी तरह से अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट वाले में भी देख सकते हो। अगर मान लो एक फैमिली है और इस फैमिली की इनकम कम है, समझना इस चीज़ को, अगर एक फैमिली है और उस फैमिली की इनकम कम है, तो आपको क्या लगता है, क्या वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएगा, अच्छी उसको शिक्षा दे पाएगा, क्या उसको अच्छी हेल्थ केयर मिल पाएगी? शायद नहीं मिल पाएगी, है कि नहीं? क्योंकि आप नोटिस करो ना कि अगर पैसे ही कम हैं तो जो उसको आसपास का स्कूल होगा, भले ही वो अच्छा या नहीं है, उसको वहीं पर पढ़ाना पड़ेगा। वो उसको एक अच्छे जगह पे, अच्छे शहर के अंदर, दिल्ली जैसे जगह पे इतने अच्छे स्कूल्स होते हैं, तो वहां पर शायद वो ना पढ़ा पाए उसको। और अगर मान लो कहीं ना कहीं एजुकेशन और हेल्थ केयर के ऊपर उतना खर्चा नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं जो बच्चा बाद में डेवलप होगा उसकी उतनी डेवलपमेंट शायद ना हो पाए। क्योंकि आप नोटिस करो, क्योंकि उसको शायद उतना एक्सपोजर ही नहीं मिला, उसको वैसी शिक्षा ही नहीं मिली जो आगे बढ़ने के लिए उसको हेल्प करेगी। अगर कहीं ना कहीं वो डेवलप ही नहीं हो पाया, उसका माइंड उस तरह से ट्रेन नहीं हो पाया, तो कहाँ से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा इनको सीखेगा? तो कहीं ना कहीं उसकी प्रोडक्टिविटी कम रहेगी, प्रोडक्टिविटी कम रहेगी तो इनकम कम होगी, फिर यही इस तरह से पूरा पहिया घूमता रहेगा। आई बात समझ में? तो ये डेवलपमेंट वाला हमारे साइकिल देखने को मिल जाता है पॉवर्टी ट्रैप के अंदर। कल को एग्जाम के अंदर ना आप ऐसा भी एक फ्लो चार्ट बना सकते हो, एग्जामिनर को बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता है। आई बात समझ में? ठीक है। उसी तरह से ना एक और यहाँ पे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, दैट इज व्हाट, दैट इज जॉबलेस ग्रोथ। अब देखो जॉबलेस ग्रोथ के ऊपर भी ना यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है। सर जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या होता है? दो शब्द हैं, एक है ग्रोथ, एक है डेवलपमेंट। एक है ग्रोथ, एक है जॉबलेस। ग्रोथ का मतलब तो आप जान चुके हो, ठीक है ना। बट जॉबलेस का मतलब सर क्या होता है? जॉबलेस का मतलब जॉब ना होना। तो इंडिया का सिनेरियो इमेजिन करो, इंडिया में हो क्या रहा है काफी सारे सालों से? इंडिया तरक्की कर रहा है, ठीक है, 7% जीडीपी कब हम बोलते हैं, कभी हम 8% बोलते हैं। तो ग्रोथ तो सर हो रही है, बिल्कुल हम ग्रोथ पढ़ के आए, याद करो, ग्रोथ तो सर हो रही है। पर कहीं ना कहीं शायद लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे। आप देखते हो ना कितने सारे जो हमारे यूथ हैं वो बेरोजगार हैं। टेक्निकली होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि हमारी जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी आगे, कहीं ना कहीं उसके साथ ना नौकरियां भी बनती हैं नई नई। पर यहाँ पे इंडिया के केस में ना काफी ये पेक्यूलियर सिनेरियो है कि हमारी रफ्तार तो है आगे बढ़ने की, हमारी इकोनॉमी तो आगे बढ़ रही है, पर लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे। इसी को बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। आई बात समझ में? अब यूपीएससी इस तरह से पूछता रहता है क्या इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ है, नहीं है, अगर है तो उसके क्या कारण है? ये सारी चीजें यूपीएससी ने ऑलरेडी कई बार हमसे पूछी हुई हैं। तो थोड़ा इसी को और ना जॉबलेस ग्रोथ को थोड़ा और समझते हैं, इसके पीछे के मेजरली ना हमें कारण जानने हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बताया ना कि हाँ जीडीपी 7% से बढ़ी, तो ये क्या हुआ, आपका ग्रोथ हुआ, ठीक है। पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप देख सकते हो, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की, थोड़ा सा डेटा थोड़ा टाइम हो गया, बट स्टिल आप नोटिस कर सकते हो कि लगभग 6 से 7% के आसपास हमारी बेरोजगारी दर हमें देखने को मिलती है। तो क्या दिखा रहा है? ग्रोथ है पर जॉब्स नहीं है। तो इसके ना समझना क्या है, हमें समझना है हमें कहीं ना कहीं इसके पीछे के कारण कि भैया इंडिया में ग्रोथ तो हुई पर रोजगार क्यों नहीं आए, ये बात हमें जाननी जरूरी है। आप लोग भी ना, मैं चाहता हूं कि 2-4 पॉइंट्स आपके दिमाग में भी होंगे कि यार क्यों नहीं हो रही इंडिया में जॉब्स क्रिएट जितनी होनी चाहिए। देखो समझने की कोशिश करो। आप एक चीज इमेजिन करो, 3 सेक्टर आप सभी को पता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, है कि नहीं? अब मुझे बताओ इंडिया में जो ग्रोथ हुई है, मेजर उसके पीछे का कारण क्या रहा? क्या प्राइमरी सेक्टर रहा, क्या सेकेंडरी रहा, या टर्शरी रहा? ये हम पढ़ चुके हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ठीक है। नहीं पढ़ा तो पिछले वाले लेक्चर्स देख लो, उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है। अब आपने नोटिस किया होगा सर पिछले कई सालों के अंदर हमारे जो ज़्यादातर ग्रोथ हुई है वो टर्शरी सेक्टर की वजह से हुई है। कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो आईटी सर्विसेज का कहीं ना कहीं राइज हुआ है, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें हमारे देश में कहीं ना कहीं बड़ी है कि नहीं? ये मानते हो?
टेलीकम्युनिकेशन, ये सेक्टर हमारा बहुत तेजी से बढ़ा है। अब टर्शरी सेक्टर बढ़ा है, आप देख रहे हो ना, बेंगलोर हो गया, नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, हैदराबाद हो गया, ये शहर क्यों बदल, कितने तेजी से कैसे इनकी रफ्तार हुई है। हर आजकल जो आपका हर इंजीनियर है या हर ग्रेजुएट है, कहीं ना कहीं इन्हीं शहरों में कैसे है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो सर्विसेज सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है और इन्हीं के कहीं ना कहीं इन्हीं से ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ तो कर दी इन सभी ने, पर आप खुद बताओ, क्या हर इंसान टर्शरी सेक्टर के अंदर जा सकता है? पहली बात तो नहीं जा सकता। टर्शरी सेक्टर के अंदर भी एक लिमिटेड कैपेसिटी है लोगों को लेके आने की। तो कुछ लोग गए इधर टर्शरी सेक्टर के अंदर, पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लोग गए। इससे ग्रोथ तो हो गई टर्शरी सेक्टर से, पर कहीं ना कहीं उतनी जॉब्स नहीं क्रिएट हुई जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इस वजह से कहीं ना हमें यहाँ पे जॉबलेस ग्रोथ देखने को मिलती है, और यहाँ पर इसकी ना एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी कम है टर्शरी सेक्टर की। बेसिकली कहने का मतलब उतने ज्यादा लोगों को ये एम्प्लॉय नहीं कर सकता। ठीक है ना। अब मान लो, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मान लो किसी जगह पे एक फैक्ट्री बनती है, ठीक है, तो फैक्ट्री के अंदर शायद हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है, पर सेम आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि टर्शरी सेक्टर के अंदर भी एक संस्था की वजह से कहीं ना कहीं लाखों रोजगार मिले। तो आपका जो सेकेंडरी सेक्टर होता है ना, जो अच्छी फैक्ट्रीज लगती हैं, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, कहीं ना कहीं वहां पर सबसे ज्यादा रोजगार जनरेट करने की कैपेबिलिटी होती है। पर कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करोगे ना, हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है ये उस तरह से डेवलप ही नहीं हो पाया। हमारे यहाँ पे उतनी अच्छी इंडस्ट्रीज नहीं लग पाई। तो कहीं ना कहीं जो इसका पोटेंशियल था बहुत सारे लोगों को रोजगार देने का, सर, वो नहीं हो पाया। तो इस वजह से बेरोजगारी एग्जिस्ट करती है। आई बात समझ में? चाइना की हम बात करते हैं ना, चाइना को बोलते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा काम किया। कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उन्होंने अच्छा काम किया और अकॉर्डिंगली वहां पे लोगों को रोजगार भी मिला, तो वहां से उनकी ग्रोथ हुई है। हमारी ग्रोथ मेजरली टर्शरी सेक्टर की वजह से हुई है। टर्शरी सेक्टर में उतनी जॉब्स नहीं मिल सकती, आपको सेकेंडरी सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इंडिया में सेकेंडरी सेक्टर कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया, ठीक है, बहुत ही कम, मतलब उसकी ना लिमिटेड रीच रही, और इस वजह से कहीं ना कहीं जॉबलेस ग्रोथ है। बाकी चलो ठीक है, हमने इंडस्ट्रीज बनाई भी, पर वहां पर फोकस किसके ऊपर था? आपकी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के ऊपर। सर, इसका क्या मतलब है? देखो, आप जो इंडस्ट्रीज को रन करते हो, दो तरह से रन हो सकती हैं। एक हो सकती है आपकी कैपिटल इंटेंसिव, एक हो सकती है आपकी लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव के अंदर आप बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग करोगे, ठीक है ना, उसके थ्रू आप कहीं ना कहीं प्रोडक्शन करने की कोशिश करोगे। अब जब आपने मशीनों के थ्रू कहीं ना कहीं ज्यादातर प्रोडक्शन करने की कोशिश करी, तो वहां रोजगार कम लोगों को मिलेगा, ज्यादा मिलेगा? आंसर इज कम लोगों को। ठीक है ना। आप नोटिस करो, अगर मशीनों के थ्रू ज्यादातर काम हो रहा है तो उतनी लेबर नहीं चाहिए होगी यहाँ पे। इंडिया में जो फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज हैं भी ना, वो ज्यादातर आपकी कैपिटल इंटेंसिव है। अगर मान लो यहाँ पे हमारी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लगती, तो उससे क्या होता? कहीं ना कहीं बहुत सारे लाखों लोगों को रोजगार मिलता। वहां पर हर काम लेबर के हाथ से हो रहा है, तो वो जो चीज थी जहां पर हम ज्यादा रोजगार दे सकते थे, वैसी इंडस्ट्रीज इंडिया में है नहीं। इंडिया में तो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है। तो आपको लगता है कि उतना रोजगार मिला होगा? नहीं मिला। तो पहले दो कारण तो समझ आ गए कि कैपिटल इंटेंसिव के ऊपर ज्यादा फोकस है, और कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है वो टर्शरी सेक्टर की वजह से थी, इसलिए हमारे यहाँ पे जॉब्स उतनी नहीं हो पाई। ऊपर से अगर आप नोटिस करो, ये तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, इंडस्ट्री एकेडमिक कोलैबोरेशन। ये आप लोग मेरे से ना बहुत अग्री करोगे, आप लोगों ने खुद भी नोटिस किया होगा। जैसे मैं अभी आईटी की बात कर रहा था, अब नोटिस करो, आईटी के टाइम, आज के टाइम पे जो मैं समझ पा रहा हूँ, बहुत सारे आपको स्किल्स चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलते हैं कि मतलब आज के टाइम पर और फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बिग डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नहीं? मानते हो? आप एक आज के टाइम पे किसी भी आप कॉलेज के अंदर जाओ जहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी वगैरह पढ़ाई जाती है, बहुत ही कम ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जहाँ तक मैंने नोटिस किया है। अभी भी C++, इन सभी चीज़ों के ऊपर फोकस चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये भी तो चीज़ें पढ़ाओ भैया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी सारी चीज़ें। मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। अभी भी कहीं ना कहीं आज के टाइम के ऊपर भी आप नोटिस करोगे, अभी भी लेथ मशीन हो गया, बाकी इस तरह की जो शायद 20-25 साल पहले इंडस्ट्री उनको यूज करती थी, आज उन चीज़ों से ही कहीं ना कहीं हम काम चला रहे हैं। अरे भैया, ये भी तो देखो मार्केट में कैसे स्किल्स चाहिए, क्या हमारे जो कॉलेजेस हैं क्या उस तरह से उनको ट्रेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अगर देखो, जो मार्केट में अच्छे स्किल्स की हमेशा ही रिक्वायरमेंट थी और हमेशा ही रहेगी, पर अगर स्किल्स हैं, मतलब स्किल्स चाहिए इंडस्ट्री वालों को, अच्छे स्किल्स चाहिए, पर कहीं ना कहीं जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, स्पेशली इंजीनियर्स की बात करूं, क्या आपको लगता है उनके पास ये स्किल्स हैं? नहीं है। अब ये इस तरह से जो मिसमैच है एक तरह से, जो इंडस्ट्री को चाहिए वर्सेस जो आपके कॉलेजेस दे रहे हैं, तो जब मिसमैच होगा तो कैसे आपको रोजगार मिलेगा? है कि नहीं?
तो यहाँ पर ना इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में कोलैबोरेशन की जरूरत है। कोलैबोरेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा एक तरह से फासला देखने को मिलता है कहीं ना कहीं। इस वजह से भी क्या होता है, आपके उतने रोजगार यहाँ पे जनरेट नहीं होते। एक ना इंडिया स्किल्स करके एक रिपोर्ट आती है, ठीक है, बहुत फेमस है। इसने बात करी है कि लगभग ना हमारे 45% जो इंजीनियर्स हैं सिर्फ वही रोजगार के लायक है, मतलब उनके पास ऐसे स्किल्स हैं जो उनको रोजगार दे सकते हैं। बाकी सब लोगों ने इंजीनियरिंग कर तो रही, बट कहीं ना कहीं उनको रोजगार वाले स्किल्स उनके पास है ही नहीं। बाकी आप नोटिस करोगे एमएसएमईज के बारे में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये ड्वार्फिज्म मैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा, समझा देता हूँ। देखो आपके ना कुछ छोटे छोटे उद्योग होते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब होता क्या है ना, जैसे एक बच्चा है, तो क्योंकि ये छोटे उद्योग हैं, कहीं ना कहीं इनको हमें सपोर्ट करने की जरूरत है, ठीक है ना। आप नोटिस करो ना, अगर मान लो कि छोटा बच्चा होता है, हम भी उसको क्या करते हैं, हम भी उसको थोड़ी प्रोटेक्शन देने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, जरूरत होती है उसको। उसको अगर बड़ा होना है तो थोड़ा उसको लाड प्यार चाहिए होगा। उसी तरह से अगर मान लो एक इंडस्ट्री है, उसको भी हमें कुछ बेनिफिट्स देने पड़ते हैं, कुछ टैक्स इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं, ताकि भैया वो अच्छे से काम कर पाए। अदरवाइज होगा क्या, एक तरफ मान लो बड़ी इंडस्ट्री है, एक छोटी इंडस्ट्री है, तो छोटे ये जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, ये तो खत्म हो जाएगा इसके सामने, है कि नहीं। तो कुछ ना कुछ इसको देने पड़ेंगे, कुछ बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, बिल्कुल सर देने पड़ेंगे। पर आप खुद सोचो, मान लो आपने अपने बच्चे को इतना लाड प्यार दे दिया और इससे वो बिगड़ गया। हो जाता है कई बार ऐसे, आपने अपनी फैमिलीज के अंदर भी देखा होगा। यही सेम चीज ना हमारी कुछ जो एमएसएमईज इनके साथ हो रही है। सर ये कैसे हो रही है, देखो आपको पता है कि जब तक आप छोटे हो ना, आपको कुछ इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, सरकार आपको हेल्प कर रही है जब आप छोटे हो, जब आपकी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जब आप लिमिटेड आपकी जब आप छोटे हो, तब कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तब आप सोच रहे हो कि यार कल को अगर मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरे से तो बेनिफिट्स छीन ले जाएंगे, सरकार मुझे मदद नहीं करेगी फिर तो आप पता क्या कोशिश करते हो, आप कोशिश करते हो कि यार मैं छोटा ही रह जाता हूं, बड़ा बनूंगा तो कहीं ना कहीं सरकार अपना जो हेल्प मुझे प्रोवाइड कर रही है ना, वो सरकार अपना हेल्प खींच लेगी क्योंकि मैं बड़ा हो जाऊंगा। तो पता बहुत सारे एमएसएमईज इसी वजह से बड़ा होना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि अगर बड़े हो जाएंगे ना, तो सरकार की तरफ से जो मदद मिलती है उनको, वो खत्म हो जाएगी। अब आप खुद सोचो, ये कंपनी जो कहीं ना कहीं जिसके पास पोटेंशियल था बड़े होने का, वो बड़ी क्यों नहीं हो पाई? इसलिए क्योंकि उसको डर है कि कल को बड़ी हो जाऊंगी तो सरकार मुझे अपना बेनिफिट्स नहीं देगी। अब होता क्या है, एक जो बड़ी इंडस्ट्री होती है ना, वहां पर आप बहुत सारे लोगों को रोजगार दे पाओगे, पर अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं छोटा ही रह जाऊं, तो बहुत कम लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये जो जानबूझकर बड़ा नहीं होना चाह रही है एमएसएमईज, कहीं ना कहीं ये भी रोजगार उतना जनरेट जितना इनकी पोटेंशियल था रोजगार जनरेट करने का, वो नहीं कर पाई है। तो कुछ ना हमें इनकी जो थिंकिंग है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म मतलब छोटा रहने की इच्छुक रहना, ठीक है ना। ड्वार्फिज्म मतलब छोटा होता है। अगर ये कंपनीज छोटा रहना चाहती हैं, कहीं ना कहीं उससे नुकसान क्या हो रहा है, उससे जो हम बड़े स्केल के ऊपर कहीं ना कहीं इंप्लॉयमेंट जनरेट कर सकते थे वो नहीं हो पाएगी, और कहीं ना कहीं फिर इसका इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं हो पाएगा। ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो जैसे ये अभी पीडब्ल्यू ओनली है, इसके टी शर्ट पहनी हुई है। अगर मान लो मैं बोलता हूँ किसी को जाके कि यार मुझे ना ऐसी एक टी शर्ट बना दो, तो शायद वो बोलेगा कि सर इसकी 500 रुपये लगेंगे इसके। अच्छा ठीक है, पर अगर मैं उसको जाके बोलूं कि मुझे ऐसी 10,000 टी शर्टें चाहिए क्योंकि मुझे सभी इंप्लॉयज को देनी है, सभी बच्चों को देनी है, अगर मैं बोलूं उसको 10,000 शर्टें चाहिए, तब मुझे बताओ कि वो एक शर्ट का कितना लेगा। शायद बोलेगा कि सर 200 रुपये में बन जाएगी, क्योंकि इतनी सारी आप शर्टों का ऑर्डर दे रहे हो, इतने मैसिव लेवल के ऊपर उसके कंस्ट्रक्शन बनाना है इन चीज़ों को। तो जब बड़े लेवल के ऊपर कोई चीज़ बनती है ना, बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी के अंदर, उसकी पर यूनिट कॉस्ट, उसके एक पीस ऑफ शर्ट को बनाने की कॉस्ट काफी कम हो जाती है। अगर मुझे एक बनाना है तो महंगा पड़ेगा, हजारों ही शर्टें बनानी है तो एक शर्ट को बनाने की कॉस्ट काफी कम हो जाती है। इसी को ही बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एमएसएमई अगर छोटे लेवल के ऊपर काम कर रही है तो कम प्रोडक्ट्स को बनाएगी, कम प्रोडक्ट्स को बनाएगी, कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट्स क्या होंगे, वो महंगे बनेंगे, महंगे होंगे तो लोग खरीदेंगे नहीं। अगर मान लो जो पोटेंशियल था इस कंपनी का बड़े होने का, जो उसने नहीं किया, जो बड़ी वो जानबूझ के नहीं हुई क्योंकि उसको डर था कि कहीं ना कहीं सरकार में से बेनिफिट खरीद लेगी, तो बड़ी नहीं हुई तो उसको कुछ बेनिफिट हो सकते थे कि वो जो प्रोडक्ट्स को बनाएगी एक मैसिव स्केल के ऊपर बनाएगी। मैसिव स्केल के ऊपर बनाती, शायद वो कम कॉस्ट के ऊपर बनते, ठीक है ना, और वो बहुत लेवल के ऊपर लोगों को बेच सकती थी। बट क्योंकि इसको छोटा रहना पसंद है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कभी ले ही नहीं पाई। तो ये भी एक इशू रहा कि जितना जॉब पोटेंशियल था उसको इसने यूज ही नहीं किया, ठीक है। बाकी यही सारी चीजें हैं, ठीक है, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है। एक और पॉइंट यहाँ पे बचा, यूनिक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ऑल तो मैं समझा चुका हूँ, बट थोड़ा मैं इसको ना और समझाने की कोशिश करता हूँ, ये समझना इस चीज को।
देखो होता पता क्या है, हमारे यहाँ पे 3 सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज। अगर आप नोटिस करोगे ना कि अगर जनरली हम क्या बात करते हैं, अगर कोई कंट्री अंडर डेवलप्ड होती है, काफ़ी मतलब यहाँ पे ना गरीबी होती है, काफ़ी वो सारी चीज़ें होती हैं, उसको बोलते हैं अंडर डेवलप्ड। अब वहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, अनस्किल्ड, क्योंकि एग्रीकल्चर में ना उतने ज़्यादा स्किल्स नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ थोड़े बहुत चाहिए, पर बहुत ज़्यादा हाई स्किल्ड नहीं चाहिए। इंडस्ट्रीज जहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जनरली हम क्या बोलते हैं कि वो जो जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती हैं, वो कंट्रीज कौन सी होती हैं, जहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, जनरली क्या होता है आप नोटिस करोगे ना, जैसे चाइना हो गया, चाइना अपने आप को एक डेवलपिंग कंट्री मानता है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ पर चाहिए होता है सेमी स्किल्ड। फिर मान लो जैसे यूएसए, यूएसए के अंदर सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा है, तो ऐसी कंट्रीज क्या होती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, और यहाँ पर कैसे लोग चाहिए होते हैं, हाईली स्किल्ड। दुनिया में ना जो आप किसी भी कंट्री को उठा के देखो, एक ना ट्रांजिशन फेज देखने को मिलता है। कहने का मतलब क्या, आज से बहुत साल पहले शायद वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, ठीक है, वहां से उनकी जीडीपी ज्यादातर आ रही थी। धीरे धीरे क्या हुआ, वो शिफ्ट हुए सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर, फिर आए वो सर्विसेज के ऊपर। ऐसा ही होता है नॉर्मली हर कंट्री का। यूएस में भी बात कर रहे हो ना, तो बहुत टाइम पहले वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे, फिर वो आए इंडस्ट्रीज के ऊपर, फिर आए वो सर्विसेज के ऊपर। तो इसी तरह से ट्रांजिशन होता है, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग और डेवलप्ड। पर इंडिया के केस में ना बड़ा ही अजीबोगरीब तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है। सर कैसे? वही जो मैंने आपको समझाया, हम एग्रीकल्चर पे थे, हम डायरेक्टली इधर शिफ्ट हो गए, सर्विसेज पे आ गए। ये बीच वाला जो था इंडस्ट्रीज वाला, ये तो गायब ही कर दिया, है कि नहीं? जनरली होता क्या था, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री पे आओ, इंडस्ट्री से सर्विसेज पे आओ। इंडिया में इंडस्ट्रीज वाला फेज कभी आया ही नहीं, हम सीधा एग्रीकल्चर से डायरेक्टली यहाँ पे हम सर्विसेज के ऊपर आ गए। इसी को बोलते हैं इंडिया की जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन थी ना, वो काफ़ी यूनिक थी। ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं कारण बना कि इंडिया उतना ज़्यादा यहाँ पे जॉबलेस ग्रोथ हमें देखने को मिल जाती है। तो आप लोग बोल रहे होंगे सर फिर करें क्या? जॉबलेस ग्रोथ को तो डील करना जरूरी है, ग्रोथ चाहिए, पर लोगों को यहाँ पे रोजगार भी तो मिलने चाहिए। सर वो कैसे मिलेंगे? देखो वो मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम फोकस करें लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। हमने देखा था ना कि इंडिया का फोकस ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है, ज़्यादातर हम कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पे फोकस रखा है, पर उसको चेंज करना पड़ेगा, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज की तरफ जाना पड़ेगा। आपने ना अगर हमारे प्रधानमंत्री जी के कई बार कुछ स्पीच में 15 अगस्त के अंदर जो इनका भाषण होता है, उसके अंदर उन्होंने कई बार कुछ ना इंडस्ट्रीज का नाम जिक्र किया है। मैंने वही पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। इवन वो कुछ पॉइंट्स इकोनॉमिक सर्वे ने भी बात करी है कि ये सारी चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। सर जैसे कि टेक्सटाइल, आप एग्जाम्पल लो जैसे बांग्लादेश का। बांग्लादेश ने ना टेक्सटाइल के ऊपर फोकस करते हुए लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दे दिया। ये टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर हो सकता है जहां पर ना बहुत सारे लोगों को रोजगार मिले। तो टेक्सटाइल सेक्टर को हमें आगे लेकर आना पड़ेगा। कहीं ना कहीं टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर लाखों करोड़ों लोग काम कर सकते हैं और जॉबलेस ग्रोथ खत्म हो सकती है। सिमिलरली लेदर सेक्टर हो गया, उसके अलावा आपके जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया। इंडिया फार्मेसी में काफ़ी अच्छा खासा है, पर यहाँ पर फार्मेसी को अगर हम थोड़ा और बेहतर करें तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा पोटेंशियल है, यहाँ पर भी लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। ऊपर से टॉयज, ठीक है, आपके जो खिलौने होते हैं उनके रिगार्डिंग भी। इनफैक्ट ना कर्नाटका के अंदर आई थिंक चन्नापट्टनम करके एक जगह है, ठीक है ना, उस तरह से आंध्र प्रदेश हो गया। जो अगर कोई आंध्र प्रदेश से मुझे बताना कौन सा गांव है आपका, तो इस तरह से कुछ गांव हैं जहां पर टॉयज बहुत फेमस है वहाँ के, जैसे चन्नापट्टनम की मैं बात कर रहा था। तो ये जो टॉयज हैं, अगर हम आप नोटिस करो इंडिया से ना बहुत सारे जो खेल हैं वो उत्पत्ति हुई है उनकी। तो अगर हम जो टॉय इंडस्ट्री है हम उसको बहुत अच्छे खासे लेवल पे स्केल कर सकते हैं। आजकल आप कोई भी अपना जो भाई बहन हो गया या फिर अपना जो आपका, ठीक है ना, आप भी जो छोटे बच्चे हो सकते हैं घर के अंदर, तो उनको आप नोटिस करना ज़्यादातर उनके जो खिलौने होंगे ना वो चाइना से बन के आते हैं। अब देखो ना यार, इंडिया इतना अच्छा रहा है हिस्ट्री के अंदर, हमारे यहाँ पे हम खुद खिलौने बनाते हैं और खिलौने भी बढ़िया बनाते हैं। ऐसा नहीं कि चाइना के जो खिलौने होते हैं कई बार उनसे काफ़ी सारे इश्यूज आ जाते हैं, बच्चों की हेल्थ के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट आता है। इंडियन टॉयज के साथ ऐसा है नहीं। तो जब इतने सारे फायदे हैं इंडियन टॉयज के, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे? इसको थोड़ा आगे लेकर आना पड़ेगा टॉयज इंडस्ट्री को भी। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, यहाँ पर भी बहुत सारे रोजगार प्रोवाइड किए जा सकते हैं। बाकी साथ में आप नोटिस करो हमारा फोकस रहना चाहिए कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के ऊपर। जैसे एग्जांपल लेके समझाता हूँ, आप जैसे समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो एक जगह पे लेट्स से अगर एक सड़क बनती है, ठीक है, तो सड़क बनने की वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उस सड़क को बनाने के लिए हजारों ही लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, उस सड़क के अंदर बहुत सारी चीज़ें पड़ेंगी, ठीक है, लेट्स से सीमेंट हो गया, ठीक है, जो भी मतलब इक्विपमेंट उसके अंदर जो भी अलग अलग तरह का रॉ मटेरियल चाहिए होगा वो सारी चीज़ें पड़ेंगी।
तो कहीं ना कहीं सड़क बनने की वजह से जो सीमेंट की फैक्ट्री है वहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा, है कि नहीं। इसी तरह से और भी सरिया चाहिए होगा या और भी जो चीजें चाहिए हो सकती हैं, मतलब ना, तो कहीं ना कहीं एक सड़क बनने की वजह से हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिल जाता है। कल को हो सकता है वहां पर एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर आने के लिए वहां पर लोगों की रिक्वायरमेंट हो, तो कहने के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है। या फिर मान लो कि एक जगह पे लेट्स से कोई एयरपोर्ट क्रिएट हो रहा है, तो उसकी वजह से लाखों लोगों को बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो जब भी इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट्स होते हैं ना, तो वहां से बहुत सारे लोगों को एक मैसिव लेवल के ऊपर रोजगार मिलता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हमारा फोकस होना चाहिए कहीं ना कहीं जॉबलेस ग्रोथ को डील करने के लिए। बाकी देखो गिग इकोनॉमी के ऊपर भी फोकस कर सकते हो। आजकल जो मैं बात कर रहा था ना, नई नई चीज़ें आ रही हैं, स्विगी हो गया, जोमेटो, ओला, उबर, इनके अंदर बहुत सारी गिग जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, जहां पर अगर आपको कम समय के लिए काम करना हो तो वो भी किया जा सकता है। इसके देखो अपने फायदे और नुकसान हैं, बट ये बात तो है कि कहीं ना कहीं इसने रोजगार जरूर दिए हैं। ठीक है, कभी मैं डिस्कस कर लूंगा इसके फायदे और नुकसान। ठीक है, उसी तरह से एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसका जो मैंने बताया ना ड्वार्फिज्म वाला इशू कि इनको छोटे रहना पसंद है, उसको कहीं ना कहीं हमें डील करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसा सोच सकते हो कि अगर मान लो आप उसको कुछ सालों के लिए उसको बेनिफिट्स दो, ठीक है, ये मत सोचो कि वो कितना छोटा है। ये देखो ना कि अगर नया खुला है ना, इसको 5 साल के लिए बेनिफिट दे दिए, 5 साल के बाद आप बोलो कि भैया आप खुद करो। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि जिंदगी भर के लिए आप छोटे हो तो मैं जिंदगी भर आपको फायदा देता रहूं, नहीं। आपको एक तरह के टाइम पीरियड सेट करना पड़ेगा कि ठीक है, आपने नया आज से अपना धंधा खोला है, मैं आपको 5 साल के लिए बेनिफिट्स दूंगा, 5 साल के बाद आप खुद पे खुद देखो। ठीक है, तो इस तरह की कुछ हमें चीजें लेके आनी पड़ेंगी। एमएसएमई के अंदर एक बहुत अच्छा खासा पोटेंशियल है रोजगार क्रिएट करने का। उस तरह से ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप तो आप जानते ही हो। ठीक है ना, इंडिया के अंदर आप नोटिस करोगे, इंडिया के अंदर तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप्स, मतलब थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप्स देखने को मिलते हैं। यूएस से पहले नंबर के ऊपर है, चाइना दूसरे नंबर के ऊपर, तीसरे नंबर पे हमारा इंडिया आता है इन द नंबर ऑफ स्टार्टअप्स। तो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, आपका खुद का आप नोटिस कर सकते हो। ठीक है ना, तो स्टार्टअप इंडिया हो गया, इस तरह की चीज़ों ने बहुत एक इंपॉर्टेंट काम प्ले किया है। तो ये कुछ अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिसके बेसिस के ऊपर हम ये जॉबलेस ग्रोथ है उसको टैकल किया जा सकता है। तो दोनों चीज़ें हमने पढ़ ली कि हाँ जॉबलेस ग्रोथ के क्या कारण थे एंड कैसे उनको सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम में मेंस के अंदर अगर आपको लेट्स से क्वेश्चन आता है तो दोनों एस्पेक्ट आपके पास हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ सारी समझ आ गई हमें। ठीक है, अब वापस आते हैं रिपोर्ट वाले एस्पेक्ट के ऊपर। याद करो लेक्चर के जब हम स्टार्ट कर रहे थे ग्रोथ और डेवलपमेंट को हमने जाना था, वहां मैंने बात करी थी कि कुछ रिपोर्ट्स आती हैं जो बताती हैं कि कितनी डेवलपमेंट है, जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। अब समझने की कोशिश करना, हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है, कितनी खुश हैं वहाँ के लोग। तो खुश कैसे देखे जाते हैं। अब लेट्स से मैं आपसे पूछता हूँ क्या आप लोग खुश हो, शायद आप में से कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर खुश है, कुछ लोग बोलेंगे सर नहीं सर लाइफ में तो बहुत ही गम है कि नहीं। तो जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है ना, वो दरअसल यही चेक करने की कोशिश करती है कि अलग अलग कंट्रीज के अंदर कितनी हैप्पीनेस है। तो इस बार की जो रिपोर्ट है, पहले तो एक बात समझना, जब भी कोई रिपोर्ट आती है ना, इसके रिगार्डिंग 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहली बात क्या पता होनी चाहिए, कौन इसको रिलीज कर रहा है। दूसरी बात, इसके कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हो गया, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक चीजें। ये 2-3 चीजें अगर आपको पता होंगी ना, तो प्रीलिम्स में कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको पक्का अटेम्प्ट कर ले जाओगे। जैसे यहाँ पर बात हो रही ना वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की, सबसे पहली बात कौन इसको रिलीज करता है, द आंसर इज यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, थोड़ा सा मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं, हर साल ना 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसी पर्टिकुलर दिन ये रिपोर्ट निकालते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, देखो इस बार ना बहुत सारे इंटरव्यू कैंडिडेट थे, मुझे स्पेसिफिकली भी याद है 27 मार्च को एक कैंडिडेट का इंटरव्यू था, उससे यही रिपोर्ट पूछी गई थी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में आपका क्या मानना है, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। तो नॉट इन प्रीलिम्स, नॉट इन मेंस, इंटरव्यू के अंदर भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो इकोनॉमी की जो तैयारी कर रहे हैं ना हम, पूरा तीनों चीज़ों को कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। बस आपको ध्यान रखना है, आप इसको फॉलो करते रहो। ठीक है, तो ये चीज़ तो समझ आ गई सर कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को रिलीज कौन कर रहा है, आपका यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। तो इस बार की जो 2023 की रिपोर्ट आई है ना, इस बार जो मार्च के मंथ में आई थी, तो इंडिया का रैंक आया 126 आउट ऑफ 146 कंट्री। थोड़ा हम पीछे ही हैं इस मामले में, काफ़ी पीछे हैं इनफैक्ट। ठीक है, और अगर आप नोटिस करना चाहते हो तो ये कुछ टॉप के ऊपर कंट्रीज हैं, आपका फिनलैंड हो गया, आपका डेनमार्क हो गया, आपका आइसलैंड हो गया, ये टॉप की कंट्रीज हैं। इवन इनफैक्ट अगर आप ज़्यादातर जो होते हैं ना, ज़्यादातर अगर आप सर्विस की बात करो, इंडेक्सेस की बात करो, यही कुछ कंट्रीज हैं। ठीक है ना, डेनमार्क, नॉर्वे, ठीक है ना, स्वीडन, फिनलैंड, यही टॉप पे रहते हैं। तो यहाँ पर भी फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड ही हमें टॉप पे देखने को मिल जाएंगे। थोड़े इसके ना पैरामीटर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किन किन बेसिस के ऊपर यहाँ पर देखा जाता है
कि कितनी एक जगह के ऊपर कितनी खुशी है, कितनी हैप्पीनेस है। तो एक तो है आपका सोशल सपोर्ट। तो यहाँ पर देखा जाता है कि किस तरह अगर आप लेट्स से कुछ बीमार हो जाते हो, किस तरह की आपको वहाँ पे सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करी जा सकती है, कि बहुत अकेले तो नहीं हो आप, ऐसा तो नहीं फील करते हो। वो चीज़ें, आपकी इनकम कितनी है, देखो पैसा भी ज़रूरी है खुशी के लिए, ठीक है, कि ऐसा मत सोचना कि बिना पैसे के बहुत ज़िंदगी में खुशी मिल जाएगी, नहीं, पैसा भी कुछ हद तक इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट हाँ इंपॉर्टेंट ज़रूर होता है। आपकी अच्छी हेल्थ है या नहीं है, तो हेल्थ भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। फ्रीडम, कितनी आज़ादी है आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ डिसीजन लेने की, क्या अपनी ज़िंदगी के फैसले आप खुद लेते हो, क्या आपने अगर इंजीनियरिंग करी थी तो आपने अपनी मनमर्जी से करी थी या किसी ने फोर्सफुली कह दिया था कि हाँ भैया इंजीनियरिंग कर लो, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, मर्जी से दे रहे हो या कहीं ना कहीं ऊपर से दबाव है, ठीक है। जनरोसिटी हो गया, कितना लेट से लोग दान पुण्य करते हैं, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे बात करी गई हैं। और वहाँ पर करप्शन कितना है, क्या वहाँ पे ऐसा है कि हर चीज़ को कहीं ना कहीं करवाने के लिए आपको रिश्वत और कुछ पैसे देने पड़ते हैं, करप्शन होती है वहाँ पे या नहीं होती, उसके बेस के ऊपर भी खुशी का यहाँ पे पैरामीटर देखा गया है, ठीक है। ये तो ये 6 पैरामीटर हमें देखने को मिलते हैं, पिछले 3 साल का जो होता है ना उसकी एवरेज ली जाती है, उसके बेसिस पे ये फाइनल किया जाता है। तो ध्यान क्या रखना है, ये एक एनुअल पब्लिकेशन है, हर साल हमें देखने को मिलती है 20 मार्च को, ठीक है, मैंने आप बता दिया आपको। तो ग्लोबल सर्वे होता है, लोगों से कहीं ना पूछा जाता है, उनसे सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों के बेसिस के ऊपर देखा जाता है कि वहाँ के लोग कितने खुश हैं। तो लोगों की अपनी असेसमेंट होती है कि भैया मैं इस देश में कितना खुश हूँ, दैट इज व्हाट इज चेक्ड ऑन दिस पैरामीटर्स, ठीक है। ध्यान रख लिया, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब फिनलैंड अगर आप नोटिस करोगे, लगातार 6ठी बार ये टॉप किया है इसने, इंडिया का रैंक 126 आया है, खराब रैंक है, पर अगर आप नोटिस करोगे पिछले बार के कंपैरिजन में हमने अच्छा परफॉर्म किया है। पिछली बार हमारा रैंक था 136, इस बार हमारा रैंक इंप्रूव हुआ है, हम 126 तक पहुंच गए हैं। बाकी देखो थोड़ी सी एक जो चीज़ जो थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ भी है कि पाकिस्तान का रैंक हमसे बेटर है, इवन श्रीलंका का भी रैंक यहाँ पे हमसे बेटर है, तो काफ़ी इसके रिगार्डिंग कॉन्ट्रोवर्सीज भी रहती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी पता होनी चाहिए। मैं फिर से बता दूं, देखो जैसे अब ये इस बार का था, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 की थी, अब अगर लेट्स से आपको एग्जाम देना है 2024 के अंदर, तो उससे पहले ना अगली साल मार्च के अंदर ये रिपोर्ट दोबारा आ जाएगी, 24 वाली जो रिपोर्ट होगी, तो वहां पर इंडिया का क्या रैंक आता है, क्या क्या उसके पैरामीटर्स चलो सेम ही रहेंगे, क्या क्या वहां पे बातें करी जाती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने ये इसका स्टैटिक पोर्शन तो आपको पढ़ा दूंगा, पर करंट अफेयर्स आपके एग्जाम से पहले ये अपडेट होना चाहिए। सबसे बढ़िया तरीका उसका मैंने आपको बता दिया, आप प्रीलिम बूस्टर को फॉलो करते रहो, ये सारी न्यूज़ वहाँ पे कवर होती रहती हैं, तो आपको करंट अफेयर्स को फॉलो करते रहना है, तभी इन सभी चीज़ों को आप एग्जाम में अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। अगर आप SDSN के बारे में देखना चाहते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, तो मैंने आपको बता ही दिया, यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत ये वर्क करता है और हमने गोल्स वगैरह हमें अचीव करने के अंदर हमारी हेल्प करता है। बाकी एक आपकी बुक के अंदर HDI की बात हुई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ध्यान क्या रखना है, HDI मैंने क्या बताया था, सबसे पहले तो ये समझो कि आखिर ये रिलीज कौन करता है, तो इसको रिलीज किया जाता है बाय UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसको यहां पे रिलीज करता है, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई। अब वर्ड क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वर्ड आया ना डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे कि यहां पर बहुत सारी चीजें कंसिडर की जाती हैं। जैसे एक होता है आपका लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, ये शायद आपको पढ़ा नहीं जा रहा होगा आई थिंक, बट डोंट वरी, मैंने आपको PDF में प्रोवाइड कर रखा है। यहाँ चेक करा जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, कहीं ना कहीं आप कितने साल तक जिंदा रहोगे, अगर जब आप पैदा होते हो ना तो एक कितने साल तक आप एक्सपेक्टेडली जिंदा रहोगे। अगर मान लो एक जगह के ऊपर अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, अच्छा बाकी सारी जो चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप लंबे टाइम तक जिंदा रहो। पर अगर एक ऐसी जगह है जहाँ पर लेट से अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो हेल्थ को यहाँ पे ध्यान में दिया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। दूसरा आपका एजुकेशन या नॉलेज के साथ लिंक्ड है, ठीक है, कहीं ना कहीं मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना है, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। एंड तीसरा आ जाता है आपका कहीं ना कहीं अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या अच्छा खासा आपको मिलता है या नहीं मिलता। यहाँ पर आपका इनकम वाला फैक्टर आ जाता है, ठीक है, ये बात है ना, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, उसको देखा जाता है कि हाँ वहाँ पर अच्छी इनकम लोगों को मिलती है या नहीं मिलती। तो इनकम को भी कंसिडर किया है इन्होंने, हेल्थ को भी किया है और एजुकेशन को भी किया है, उसके बेसिस के ऊपर UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाने की यहाँ पे कोशिश करी है, ठीक है जी।
तो देखो यहाँ पर भी ना थोड़ा इंडिया का स्कोर थोड़ा अच्छा नहीं है, ठीक है ना। इंडिया का अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर भी हम 132nd पोजीशन के ऊपर है, जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। 191 कंट्रीज में से हम 132 की पोजीशन के ऊपर हैं। और वैसे मैं अगर बताऊं पिछले 5-6 सालों का अगर आप नोटिस करोगे ना, तो इंडिया इसी के आसपास रहा है। कभी 130th होता है, कभी 131, कभी 132। ये 2-3 रैंकों के ही अंदर एक आधा स्पॉट ऊपर नीचे होते हैं, तो नंबर इसी के आसपास ही हम यहाँ पे रहते हैं। पर बुरी बात पता क्या है, पिछले साल के मुकाबले हम नीचे आए हैं यहाँ पे। मतलब हमारा पीछे साल के कंपैरिजन में हमारा जो परफॉर्मेंस था वो खराब हुआ है। मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे ना इस पिछली बार जो हमारा स्कोर था वो 0.645 था, इस बार हमारा स्कोर कितना हो गया है 0.633। तो हमारे इसमें एक ना कमी आई है। गेटिंग द पॉइंट। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। पिछली बार रैंक 131 था, इस बार हमारा रैंक 132 यहाँ पर हो चुका है, तो थोड़ा एक नीचे आए हैं। तो ये कुछ थे, ठीक है ना। बाकी भी देखो जो की रिपोर्ट्स है ना, मैं आपको बता देता हूँ, बट मैं फिर से बता रहा हूँ, इनको करंट अफेयर्स में ही करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट इनके नाम देख लेते हैं एक बार। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट आती है डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, उसका नाम क्या है, बेटर लाइफ इंडेक्स। अब इसमें भी वो वही कोशिश करते हैं। अब मैंने बताया ना डेवलपमेंट के अंदर आप कैसी जिंदगी जीते हो, क्या लोगों की जिंदगी के अंदर इंपैक्ट होता है या नहीं होता, वो सारी चीज़ देखी जाती हैं। तो डेफिनेटली OECD के द्वारा बेटर लाइफ इंडेक्स हो गया। उसी तरह से एक आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जब 2015 के अंदर जब पेरिस डील हुई, तो कहीं ना कहीं हमने बात करी 2015 के अंदर कि अगले 15 साल के अंदर यानी कि 2030 तक हम कुछ टारगेट्स को अचीव करेंगे। उनका नाम क्या रखा, SDG टारगेट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये टारगेट्स हमें 2030 तक अचीव करने हैं। यहाँ पर बात होती है कि आपको गरीबी को कम करने की। जैसे पहला टारगेट यही है, SDG 1 जो है ना वो नो पॉवर्टी ही है। SDG 2 आपका अच्छी हेल्थ, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तीसरा SDG क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, इस तरह से हमारे 17 हमें टोटल SDGs देखने को मिलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ऐसे 17 गोल्स हमें यहाँ पे 2030 तक अचीव करने हैं। अब किस कंट्री ने कितने कदम लिए इनको अचीव करने के लिए, किस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, कितना पीछे हैं उससे अचीव करने के लिए, क्या क्या कदम लेने चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर देखने को मिल जाती हैं। फिर से ध्यान रखना, कौन इसको रिलीज करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क ही इसको रिलीज करता है। उसके अलावा आपका ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, ये भूटान के साथ थोड़ा लिंक्ड है, ठीक है ना। भूटान के लोग भी ये बात करते हैं कि उनका जो फोकस है उतना इकोनॉमी के ऊपर ना होके कहीं ना कहीं लोगों की ज़िंदगी अंदर अंदर कितनी खुशी है उसके ऊपर रहता है, तो ये उनके द्वारा देखा जाता है। हमारे दिल्ली गवर्नमेंट का भी आप जानते होंगे, हैप्पीनेस करिकुलम की बात करी जाती है, वहाँ पे स्कूलों के अंदर ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो वो भी चीज़ हो गया। उसके अलावा ना एक दो चीज़ें और हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको समझा देता हूँ, बट ये भी करंट अफेयर्स में पढ़ाऊंगा, बट अभी मैं थोड़ा बता देता हूँ इसको और डिटेल में। क्या है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, समझने की कोशिश करना। वर्ड क्या है, ग्लोबल जेंडर गैप। कहीं ना हम पुरुषों को और महिलाओं को इनके बीच में ना एक जेंडर गैप देखने को मिलता है। सर कैसे जेंडर गैप देखने को मिलता है, देखो यहाँ पर ना दरअसल में 4 पैरामीटर देखे जाते हैं। एक होता है आपका इकोनॉमिक, एक होता है आपका एजुकेशन, एक होता है आपका हेल्थ एंड सर्वाइवल, और एक होता है आपका पॉलिटिकल। ये 4 पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर ना ये इंडेक्स बनता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। सर क्या मतलब है इन चीज़ों का, चारों पैरामीटर का। देखो जैसे पहला मैंने क्या बताया, इकोनॉमिक। अब बहुत सारे जैसे रिपोर्ट बात करती है कि अगर मान लो एक सेम काम एक पुरुष करता है और सेम काम अगर एक महिला करती है, तो जो पुरुष होता है ना उसको ज़्यादा सैलरी मिलती है एज कम्पेयर टू अ फीमेल। तो हुई ना इकोनॉमिक सेंस में दोनों के बीच में एक गैप हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। बाकी एक पुरुष को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कहीं ना कहीं काम करने के लिए, महिलाओं को घर से कई बार बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता, तो कहाँ से काम करेंगी। तो ये भी एक तरह से क्या हुआ, इकोनॉमिक सेंस के अंदर एक जेंडर गैप हुआ। एक पुरुष को शायद जो प्रमोशंस होती हैं, ठीक है ना, उसका CEO बनना थोड़ा आसान होता है एज कम्पेयर टू एक महिला। आप दुनिया की जो टॉप 500 कंपनी है, फॉर्च्यून 500 जो कंपनीज हैं, उनमें आप नोटिस कर लो 90% जो कहीं ना कहीं आपकी कंपनीज है ना, उनमें जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे आपको पुरुष देखने को मिलेंगे। सिर्फ 10% या उससे भी कहीं ना कहीं कम कंपनीज है जहां पर आपको महिलाएं टॉप मोस्ट पोजीशन के ऊपर देखने को मिलेंगी। तो इकोनॉमिक सेंस में आपको डिस्पैरिटी दिखी या नहीं दिखी, बिल्कुल। यही ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का इकोनॉमिक वाला पैरामीटर कहता है। फिर दूसरा पैरामीटर उसका विद रिगार्ड्स टू एजुकेशन, ये बात करता है आपकी एजुकेशन के रिगार्डिंग। जैसे मैंने आपको बताया था, जो पुरुषों की लिटरेसी रेट है वो लगभग 83% है इंडिया के अंदर एज पर सेंसस 2011।
महिलाओं की लगभग 65% है। तो क्या लिटरेसी के अंदर गैप दिखा है? नहीं दिखा, बिल्कुल दिखा। तो एजुकेशन एस्पेक्ट में भी, और भी आप नोटिस करो ना, महिलाओं को शिक्षा के उतने अवसर नहीं प्रोवाइड किए जाते, तो गैप तो है यहाँ पर भी। उसी तरह से हेल्थ एंड सर्वाइवल, देखो महिलाओं की कुछ स्पेशल हेल्थ नीड्स होती हैं, उनका भी ध्यान नहीं रखा जाता, तो यहाँ पर भी एक गैप देखने को मिला। सिमिलरली पॉलिटिकल सेंस में भी मैं कई बार इसको बताता हूँ, आप नोटिस करो इंडिया में हमारे जितने भी राज्य हैं, सिर्फ एक राज्य ऐसा है जहां पर हमारी जो महिला सीएम है, वेस्ट बंगाल, ममता दीदी वहां पे चीफ मिनिस्टर हैं। बाकी इंडिया में कहीं पर भी कोई महिला चीफ मिनिस्टर नहीं है। आप लोकसभा की बात कर लीजिए, राज्यसभा की बात कर लीजिए, लोकसभा के अंदर 14-15% के करीब महिलाएं देखने को मिलती हैं, बाकी 85% हमारे यहाँ पुरुष देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? तो वहां पर भी एक जेंडर गैप है। कुछ अच्छी चीजें भी करी है इंडिया ने, ऐसा नहीं मैं कह रहा, यहाँ पर अच्छी चीजें भी हमने करी हैं, जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ का देखा था ना, वैसे एजुकेशन, इकोनॉमिक, हेल्थ एंड सर्वाइवल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वुमेन की इंक्रीज करने के लिए हमने काम किया है, पर अभी भी कुछ गैप है। और यही गैप यहाँ पे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आती है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये सारी बातें ही इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर हाईलाइट करी जाती हैं। उसी तरह से जेंडर इनइक्वालिटी कितनी है, वो भी यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का ही इंडेक्स है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स भी एक आता है, बाय यूएनडीपी ही रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स थी जिनका आपको पता होना चाहिए था। फोकस क्या है, स्टार्टिंग में समझा था ना, ग्रोथ की बात हो रही थी, एक डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं अगर अचीव करना है तो इन सभी पैरामीटर्स पे अलग अलग रिपोर्ट्स हमें देखने को मिलती हैं। पर ध्यान रखना, करंट अफेयर्स के साथ कहीं ना कहीं जो रिसेंट अपडेट्स आएंगी, रिसेंट इंडेक्सेस रिलीज होंगे आने वाले टाइम के अंदर, तो आप उन पे ध्यान रखते रहना और ये टॉपिक आपका आराम से कवर हो जाएगा। प्रीलिम से कम इंपॉर्टेंट था, मेंस पर्सपेक्टिव और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और हमने इनफैक्ट ना इस पर्टिकुलर टॉपिक को डील भी क्वेश्चन आंसर के माध्यम से किया, ताकि आपको मेंस के आंसर लिखने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, एक दो क्वेश्चन देख लो। ये वैसे पिछले चैप्टर के साथ भी थोड़ा लिंक था। यहाँ किसकी बात हो रही है? आपकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। देखो नाम क्या है, ह्यूमन कैपिटल, तो क्या एस्पेक्ट आएंगे यहाँ पे? कहीं ना कहीं आपको फिजिकल कैपिटल में नहीं जाना, ह्यूमन कैपिटल एस्पेक्ट्स में जाना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे एक्सपेक्ट करो यहाँ के लोगों की जो नॉलेज है, वहाँ के लोगों की जो स्किल्स हैं, वहाँ के लोगों की जो कैपेसिटी है, अगर वो बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं क्या वो ह्यूमन कैपिटल है या नहीं है? बिल्कुल सही बात है। तो ये बात तो ठीक है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करने की, नहीं, उसकी बात नहीं हो रही कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ, उसकी बात नहीं हो रही। लोगों की जो स्किल्स हैं, लोगों की एजुकेशन, लोगों की नॉलेज, उसको इंक्रीज करने की बात है। उसी तरह से इनटेंजिबल वेल्थ को कम्युनिकेट करने की बात है। देखो एक होती है टेंजिबल वेल्थ, जिसको आप छू सकते हो। अगर आपके पास 100 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, ये एक तरह की टेंजिबल वेल्थ है, आप इसको छू सकते हो। पर इनटेंजिबल वेल्थ क्या है? जैसे आपका दिमाग, आपके दिमाग के अंदर जो नॉलेज है, ये भी तो एक वेल्थ है, इसको आप छू नहीं सकते। जो आपके दिमाग के अंदर नॉलेज है, आपने लेट से किसी चीज को आपने पेटेंट करा दिया, वो इनटेंजिबल वेल्थ है आपकी। गेटिंग द पॉइंट? तो ये तो इस तरह की चीजें होती हैं, नॉलेज, स्किल्स और आपकी इनटेंजिबल जो वेल्थ होती है, कहीं ना कहीं ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर आती है। टेंजिबल वेल्थ जिसको आप छू सकते हो, उसको नहीं आप यहाँ पे इंक्लूड करोगे। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ह्यूमन वर्ड ही देखो क्या है, ह्यूमन कैपिटल, तो कहीं ना कहीं उनके साथ ही डील करेगा, है कि नहीं? तो काफी ईजी क्वेश्चन ही था ये देखो, ये वैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी करवा दिया था, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है ना? इकोनॉमिक ग्रोथ कहीं ना कहीं तभी होगी जब वहां पे कैपिटल फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना? बाकी चीजें मैंने आपको समझाई भी थी कि ये कंट्री एक्स की बात हो रही है, तो एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होगी जब वहां पे कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है। अगर पूरी दुनिया में लेट्स से टेक्निकल प्रोग्रेस हो रही है, तो जरूरत नहीं है ना कि जरूरी तो नहीं है कि मेरे यहाँ भी हो रही हो, तो हम इसको भी नहीं कह सकते। तो ए भी गलत है, डी भी गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मान लो पूरी दुनिया में ट्रेड ग्रो कर रहा है, तो क्या मेरे यहाँ भी हो रहा है? क्या उसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं? पता नहीं, तो आपका डी भी गलत है। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, तो क्या उससे हमें पता लग जाएगा कि एक कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है? पता नहीं। क्यों? क्योंकि आप सोचो ना कि अगर देश में रोज अगर लोग बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पर अगर वो पॉपुलेशन अच्छे स्किल्स ही नहीं होंगे, अच्छी एजुकेशन नहीं होगी, तो वो बोझ बन जाएगा। एक होता है कि आपकी जो जनसंख्या है उससे कहीं ना कहीं आप डिविडेंड निकालो, बोलते हैं ना डेमोग्राफिक डिविडेंड, अगर वो चीज़ होगी तो अच्छी बात है। अगर बट ज़्यादा लोग होंगे, ठीक है, और वो अच्छी शिक्षा ही नहीं होगी उनके पास, तो हो सकता है एक तरह का डेमोग्राफिक डिजास्टर भी बन जाए। तो सेकंड भी गलत है, तो आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो आज हमें डील करने थे। ये चैप्टर थोड़ा छोटा सा ही था, तो इसलिए हमने अच्छे से इसको समझने की कोशिश करी, मेंस की आंसर राइटिंग भी करी। तो जैसा मैं आपको बोलता भी हूँ कि अगर आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया है, और जो आपको एक इकोनॉमी से जो डर लगता था, आई होप वो थोड़ा डर धीरे धीरे कम हुआ है, और आप जान गए होंगे कि हाँ जी, इकोनॉमी से टेक्निकल जरूर है, पर कहीं ना कहीं वो टफ नहीं है।
ठीक है, 3 लेक्चर हो चुके हैं, तो तीनों में एटलीस्ट आई एम श्योर आपको इतना डेफिनेटली समझ आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आप सभी को आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।